सो वेलकम बैक। बड़ी खुशी की बात है कि हम वापस आ गए। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि पेपर बहुत ही अच्छा रहा है। ऑन प्रेडिक्टेड लाइंस, ऑन हैकेबल लाइंस, एंड मोर देन 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज क्लासेस। आप मेरा क्लेम नहीं, पीछे जाके वीडियो देखो, अंडरलाइन करके नहीं देने वाला है ना। बट दीज आर टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी नेसेसरी। एंड अब मेंस का भी थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, पर्सपेक्टिव में रखेंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे भी करेंगे, है ना। और साथ के साथ वील राइट एन आंसर एज वेल एज एमसीक्यूज। तो कंप्लीट कवरेज करेंगे एंड ऑब्वियसली यू ट्रस्ट अस फॉर दी क्वालिटी वी डिलीवर, नथिंग एल्स। सो सिमिलर पैटर्न पे जी। ऑडिबल ऑनलाइन सबको कि नहीं? ऑनलाइन यस वाले? सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो लेट्स कंटिन्यू। पहले क्वेश्चंस करते हैं जी। 6 MCQs फॉर एवरीबडी, 6 minutes, or let's say 5 minutes. चॉकलेट उधारी, आप भी कर लो एक पेपर सॉल्व। पंखा चला लो। एंड प्लीज जिन्होंने प्रीलिम्स में कोई दिक्कत आई है, साथ में सॉल्व करते रहना। काम की चीजें हैं, पीछे जाके देखना, इसमें देखना, ऑल दी करंट अफेयर सीरीज। एंड खासकर वो एक दो जिन्हें वहम हो गया था, उनके लिए खास देखना। मार्क तो कर लिया, फिर तो पेन। 2 more minutes. डन। डन सपना जी। हाफ अ मोर मिनट, हाफ अ मिनट। कोई ना।
एज कोचेस एंड टीचर्स। कोच और गुरु का मतलब क्या होता है? कंटेंट तो सारी जगह है, किताब भी सारी जगह है, हमारा मतलब वो है जो किताब में नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी है, तो सच्चाई दिखाना। व्हेन यू नो द ट्रूथ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे कोचिंग वालों को बताइए ना आप कि भाई साहब क्यों करियर खराब कर रहे हो, एटलीस्ट। नहीं, नहीं, यू शुड, व्हेन यू हेल्प अदर्स यू हेल्प योरसेल्फ, है ना? तो उसको बस इतना बताओ बेटा, 5 साल भी लगाने हैं तो भी सही जगह लगाओ। आप रोज नहाते हो, 5 साल भी नहाओगे, बट ये मतलब थोड़ी है कि 1 साल कीचड़ से नहाते रहो। हम्म। चलो, लेट्स डिस्कस दीज आंसर्स। कोई बात नहीं, उन कोचिंग वाले के लिए मेरे पास नया प्रोग्राम है कि जिस भी कोचिंग में आप एनरोल कर रहे हो मेरे पास आओ। अगर ये दो एक फेमस नेम्स हैं, यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, तब कह रहा हूँ मैं, ये सेम सामने, कि आप कोचिंग में एनरोल करो, एक बैच लगाओ। अगर एक बैच लगा के आपका प्रीलिम पेपर नहीं, प्रीलिम भी पास हो जाता है, सारी फीस मैं दूंगा। आ जाओ मेरे पास, जिसमें लगाना लगा, पेज पे लिख के एफिडेविट पे दूंगा। अगर नहीं हुआ फिर एक बार बैच लगा के। चलो, लेट्स डिस्कस दीज आंसर्स। फर्स्ट का आंसर इज बी बॉम्बे। बी बॉम्बे। सेकंड का इज डी दिल्ली। थर्ड का इज सी चंडीगढ़। फोर्थ का इज ए अमेरिका। फिफ्थ का इज ए अमेरिका। सिक्स्थ का इज सी चंडीगढ़। सो बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, अमेरिका, अमेरिका, चंडीगढ़। जो प्रीलिम के आंसर की चेक करके बैठे हैं, जल्दी जल्दी हो गया होगा। हाँ जी, किसको मिली है चॉकलेट, पहले वो बात करते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे अराउंड दी एमसीक्यूज, हाउ टू अटेम्प्ट, देन मेंस वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी, 6 आउट ऑफ 6। 5। 4। यस सर। कितने, 5 की 4? सर 4। 4 वाले यहाँ पे भी हैं, तो अब ऑफलाइन आ गए तो चॉकलेट इनको मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली उधार ही है यार, जल्दी जल्दी में आया, भूल गया। अन्नपूर्णा इज नियर, चॉकलेट मिल जाएगी। 3 वाले कितने? 2, 1, 0। वेरी गुड। चलो, तो अटेम्प्ट देखते हैं अब इसमें क्या था। ये सबसे ज्यादा, सबसे अभी हैक्स लगाए उन्होंने, सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम में प्रूव हो गया होगा कि हैक्स ही हैं, है ना? जितनी मर्जी किताबें छाट लो। सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लिथियम। मुझे नहीं पता क्या है, बट ये तो दिख रहा है ना, हैवी मेटल और वेरी लो डेंसिटी। ये दोनों उल्टी स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। हैवी होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी तो हैवी नहीं होगा, हैवी नहीं हो सकता। सो लिथियम, इनमें से दो में से एक ही सही हो सकती है और दोनों गलत नहीं होंगी। या तो ये सच होगा या वो सच होगा, है ना लॉजिक? एंड लिथियम, मेरे को नहीं पता लाइट है कि हैवी है, बट मुझे इतना तो पता है कि रोज मैं मोबाइल फोन यूज करता हूँ, उसमें लिथियम वाली बैटरी है। लॉजिक समझ लेना, प्रीलिम रुकेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं होता। इतना तो मैं जानता हूँ कि फोन यूज करता हूँ, उसमें लिथियम की बैटरी है। और फोन किस लिए हल्के, भारी से हल्का होता जा रहा है। तो पुराने जमाने में इतने बड़े बड़े फोन होते थे, फिर एंटीने वाले फोन होते थे, वो भारी थे। हल्का हो रहा है तो किस वजह से? बिकॉज लिथियम हल्का, उसकी बैटरी हल्की है। सो अगर लिथियम हल्का है तो ये गलत हुआ, ये ऑटोमेटिकली सही हो गया। पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, फोन सबके पास है, इसका कुछ दिमाग भी लगा। स्मार्टफोन से हमने डफर नहीं बनना, और यही तरीका है प्रीलिम पास करने का, और कोई नहीं। जो क्वेश्चन आएगा वो आपने सुना जरूर होगा, आता नहीं होगा। ये जो डायरेक्ट हिट बता रहे हैं, वरना भैया आपके खुद के टीचर फेल हो रहे हैं प्रीलिम में। हिट विट नहीं होते, कंसेप्ट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तब पास होता है। अरे वीडियो, वीडियो तो देखनी पड़ जाती है, क्योंकि बजट एडवर्टीजमेंट के बहुत बड़ी बड़ी हैं। 10-10 लाख रुपए लगा देते हैं एक एक साल में, 10 लाख भी कम बोल रहा हूँ। हर जगह न्यू बैच, ये बैच करी चलो, अपने को क्या है, आंसर अपना ढूंढ ले, है ना? एनी हाउ, सो आरबीआई, ये सेम यूपीएससी की चालाकी है, सेम सवाल
5 बार आ चुका है, इस बार भी आया। क्या था इसमें, जस्ट 2 वर्ड पढ़ने थे, आरबीआई और कंपनी। आरबीआई तो बैंक को रेगुलेट करता है, कंपनी को है ही नहीं, तो ना। सेम ट्रिक 5 सवालों में दिखा सकता हूँ 6 साल में यूपीएससी में, सेम टू सेम इस साल में। सेबी को आरबीआई कर दिया। आपने क्या देखना है, आरबीआई और कंपनी, आरबीआई और कंपनी। होता ही नहीं, मैच ही नहीं करता। आरबीआई तो बैंक के लिए, कंपनीज के लिए सेबी। कॉमर्स मिनिस्ट्री हो फिर भी कंफ्यूज हो आप, आरबीआई और कंपनी होता ही नहीं। बात खत्म, ना आंसर आ गया। देन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स 1। अब इसमें सिमिलर ऑप्शन देखनी थी, गुडविल एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, गुडविल एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, 2 सिमिलर ऑप्शन है, इसमें से चूज करना। एंड बहुत ही गलत बात, सी और डी में चूज करना, तो सी मारो जिंदाबाद, थैंक यू। सच है ये बात, झूठ नहीं बोल रहा मैं, पूछ लो जो पास हो रहे हैं, है ना। पिछले जमाने में कभी डी मार के आए थे तो फेल भी हुए थे, बहुत सारे ऐसे हैं मार्केट में। हुआ था कि नहीं। आपका फर्ज क्या बनता है, अब प्रीलिम पास होने के बाद फर्ज ये बनता है कि आने वाली जनरेशन, जो लोग आपके पीछे चलेंगे, एज दे से every man actually imitates the other because the path we take has already been taken by somebody। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए भावी ऑफिसर, कि भाई जो बच्चे आ रहे हैं उनको सही गाइडेंस दो। मैं नहीं कह रहा मेरा कोर्स बेचो, जो मर्जी बेचो ना बेचो, बट सही चीज बताओ। दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। Anyhow, in the case of challenging a law is unconstitutional under Article 13 Clause 2, who among the following bears the burden of proof? कौन प्रूव करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, कंफ्यूज नहीं होना पड़ा होगा। कंप्लेनेंट प्रूव करता है भाई कि मैं कह रहा हूं लॉ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट ने बनाया, कोर्ट अज्यूम करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको प्रूव करना है कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसके खिलाफ जा रहा है, राइट। इतनी लेट कौन आ गया, एक सेकंड। अच्छा, सो आपको प्रूव करना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लेनेंट। देन अबाउट लिक्विड कार्बन, लॉजिक बड़ा अच्छा लॉजिक है। आज तक लिक्विड कार्बन लिखा है आपने, हो ही नहीं सकता। कार्बन कहाँ है, डायमंड, ग्रेफाइट, और कहाँ है। 3 ही बेसिक होते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स, कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर। है जी, बर्गिस्टर, ये क्या होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन प्लीज देख के आना, 20 बार भी काम आने वाली चीज थी। सो कार्बन ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। पर हम लिक्विड, ये सुन लो थोड़ा सा, लिक्विड कार्बन पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लिक्विड कार्बन बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है, बट इतने हाई प्रेशर में कि एक्चुअली प्लैनेट्स में, जब प्लैनेट बनता है तो उसके कोर में कितना ज्यादा वजन और कितना ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, प्लैनेट कितना भारी है, उसके कोर में लिक्विड कार्बन पाया जाता है। इसलिए हम लिक्विड कार्बन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर धरती पे बनाओ तो 1 सेकंड भी नहीं, 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना। इसलिए इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, नॉट एट ऑल। अगर होता तो हमें दिखता, दिखता नहीं तो काट दो। ये इतना मुश्किल वर्ड लिखा है तो सही होगा यार, ये मुझे थोड़ी आता है, तो पढ़ के लिखा है ना। तो टू ओनली इज द आंसर। इनकरेक्ट पूछा तो सॉरी, 1 ओनली इज द आंसर। इनकरेक्ट पूछा, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग became the first कन्नड़ राइटर टू विन द प्रेस्टिजियस, प्लीज इसे ऐड कर लेना प्लीज, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, एक वर्ड मिसिंग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये क्वेश्चन आजकल डिटेल में आते हैं, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। डिफरेंस बताऊंगा, वो प्रीलिम वाले जरूर ध्यान से सुनना, प्रीलिम में अवार्ड्स पे सवाल आ रहे हैं, फिर से आएंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, प्लीज इसे ऐड कर लेना, ये वर्ड मिसिंग है। बुकर प्राइज इज समथिंग एल्स, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज समथिंग एल्स। जस्ट अ सेकंड यार, मुझे एक टॉपिक मेन वालों को कराना है। कहां से करते थे, यहां से, जस्ट सीधा उस पर चलते हैं, बाकी भी कराऊंगा, डोंट वरी, बट ये जरूरी टॉपिक है फॉर मेन्स वाले पीपल, वो अच्छे से करेंगे। दिस इज अ वेरी 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 प्रोबेबल क्वेश्चन। एक जस्टिस साहब थे हमारे, वर्मा जी, उनके घर में लग गई आग। आग लगनी थी तो उन्हें सिंपैथी मिलनी चाहिए थी,
बट हुआ क्या, जब आग लगी और वो बुझाने वाले आए तो अंदर से कम 20-50 करोड़ रुपया कैश मिला। उन्होंने दिखाया कम, कहा यह जाता है कि 100 करोड़ कैश मिला, आधा जला पड़ा। और बंदे ने मना कर दिया कि जी आग, अगले ने कहा आग लगने से पैसा कहीं आ गया, मेरा तो है ही। मतलब लुक एट द सेंस, कहता है कि मेरे घर में नहीं था पैसा, आग लगी तो पैसा पैदा हो, ऐसा तो मेरा भी घर जला दो यार, 20-50 करोड़ पैदा कर दो, जाओ आप मेरे घर आग लगाओ। सो उससे क्या हुआ, बट सरेआम पाया गया पैसा, हाई कोर्ट में जज थे। अगर ऐसे आप भावी आईपीएस होते या प्लेस्ड आईपीएस होते और आपके घर से 20 करोड़ पाया जाता, सबसे पहले क्या करते, सस्पेंड। चल, एक हमारा बेचारा डीएसपी था पंजाब में, है ना, एक गैंगस्टर ने बैठ के जेल से बना दी वीडियो, लॉरेंस बिश्नोई। अब वो बेचारा डीएसपी, या बेचारा या गिल्टी, आई डोंट नो, बट वो साथ के साथ सस्पेंड और चार्जशीट भी हो गया, रिमूव्ड, खत्म, नौकरी खत्म, बाय बाय थैंक यू। पेट्रोल पंप पर बैठता होगा अपने। बट इनके साथ क्या हुआ, ये जज साहब की सिर्फ ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, और सीजीआई साहब इंक्वायरी कमीशन बिठाते हैं और इन्हें कुछ नहीं कहते। ना इन पे पुलिस केस हो रहा है, ना इन पे रिमूवल की प्रोसीडिंग्स हो रही है, और ये आराम से बैठे पैसे खा खा के भी जजमेंट सुना रहे हैं, और शायद पटिशनर्स को कह रहे हैं कि भैया मेरे पैसे जल गए, थोड़े ज्यादा दो। काफी पैसे जल गए इस बार, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज द वॉर फॉर मेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस करके हम कोशिश करते हैं, जुडिशरी इज ऑर्गन विच शुड रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। वी ऑलवेज से जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। Firstly, we try to protect judicial appointments under the veil of this. The Supreme Court itself admitted in Anzac case, fourth judge's case, that the appointment procedure, ये लाइनें काम आ जाती पेपर में इसलिए लिख रहा हूं, appointment procedure is shrouded in secrecy and darkness. Secrecy and darkness. ये सुप्रीम कोर्ट के जज की लाइन है, जज क्लमेश्वर है जो मेंस दे रहे हैं, लिख लेना इसे, नीचे जस्टिस क्लमेश्वर लिख देना, बिगनिंग हो सकती है आपके आंसर की। दैट उन्होंने खुद मानना है कि हाँ भाई, दिस इज प्रोसीजर इज श्राउडेड इन सीक्रेसी एंड डार्कनेस, जस्टिस क्लमेश्वर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मानना ही नहीं कि इसको हटा दो कोलिजियम सिस्टम को, इन्होंने मानना कि इसको रिवैम्प करेंगे। उसका हुआ कुछ नहीं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में बात खत्म हो गई, अभी भी कुछ नहीं हुआ, है ना, वो आपको पता है। एनीहाउ, सो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर श्राउडेड इन सीक्रेसी एंड डार्कनेस था। अब कौन सा आ गया, क्रिमिनल प्रोसीजर और प्रोसेस अगेंस्ट अ जज। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और प्रोसेस अगेंस्ट अ जज इज श्राउडेड इन सीक्रेसी। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने बोला है। क्या हुआ जी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद की इंक्वायरी कमीशन बिठाई, खुद ही नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, जज इन देयर ओन केस, खुद की इंक्वायरी कमीशन बिठाई और खुद ही अपने ही जज को खुद ही इलाहाबाद रख दिया, और अभी तक इम्पीचमेंट का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। इम्पीचमेंट है जी पॉलिटिकल प्रोसेस। अब एक प्रीलिम का फैक्ट, क्या जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, क्रिमिनल केस हो सकता है जज के खिलाफ, एफआईआर हो सकती है जज के खिलाफ, हो सकती है? गलत, शी इज राइट। एफआईआर हो सकती है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं होती, जज के खिलाफ हो सकती है, तो अच्छी बात है, एफआईआर कर दो। बट एफआईआर के लिए चाहिए सैंक्शन। सैंक्शन आइडली किसको देनी चाहिए, जिसने अपॉइंट करा था, प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी ने बीर शाही जजमेंट अभी करा रहा हूं, उसमें बोला कि जब जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी तो अलाउ कौन करेगा, सीजीआई।
अब सीजीआई ना तो अलाउ करता है, ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, हो भी जाए तो उसको क्या कर लोगे, रिमूवल तो पॉलिटिकल प्रोसेस है। सो हेंस क्रिमिनल प्रोसीडिंग और प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा, ना ही रिमूवल हो पा रहा है। 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, आज तक एक भी जज नहीं हटा। सो कैन वी कॉम्प्रोमाइज टोटली द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जस्ट बिकॉज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? सिर्फ इसलिए हम अकाउंटेबिलिटी को भूल ही जाएं कि वो जो मर्जी करी जाए, फिर तो जज तानाशाह बन जाएंगे। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द आर? इसको भी नहीं हटा सकते, इंडिपेंडेंस को भी नहीं हटा सकते, अकाउंटेबिलिटी को भी नहीं हटा सकते। वी वांट बैलेंस ऑफ वो। इसमें कौन से आपके कीवर्ड आ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल देर आर बैंगलोर प्रिंसिपल्स। बैंगलोर प्रिंसिपल्स किससे डील करते हैं? एथिकल गाइडलाइंस फॉर जजेस। जजेस के एथिक्स होने चाहिए। एक बात ये, एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट है हमारे पास। दूसरी बात ये, तीसरी बात, इसमें अमेरिकन एग्जांपल है हमारे पास, अमेरिकन मॉडल ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही इनको सैंक्शन करता है, कमिटी दोनों की बनती है बट प्रेसिडेंट सैंक्शन करता है, भैया कर लो प्रोसिक्यूट, है ना। अमेरिकन मॉडल का एग्जांपल देंगे हम मेंस के आंसर में, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट की बात करेंगे एंड बैंगलोर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। और अल्टीमेटली क्या बोलना है, बेसिक कंसेप्ट समझो, पॉइंट आपको मिल जाएंगे इसमें। कंसेप्ट क्या है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इरोड हो गई है बिकॉज ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सीमिंगली कंफ्लिक्ट। बट अल्टीमेटली हमने ये समझना, जो सुपरफिशियली देखेगा वो सोचेगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ऑपोजिट टू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। नहीं, एक्चुअली टू गिव ट्रू मीनिंग to the principle of judicial independence and for the judiciary to function efficiently, transparently, etc., we have to assure a balance between accountability and independence. क्योंकि दोनों काउंटर प्रोडक्टिव नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं। इंडिपेंडेंस को सच करने के लिए अकाउंटेबिलिटी का सच होना जरूरी है ही है। समझ गए? अब मेंस वाले जो मेरे को देख पा रहे हैं या सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बाकी भी करेंगे। दैट क्वेश्चन लिख लो भाई और बहनों प्लीज। जुडिशरी इन इंडिया is facing judiciary in India is facing a myriad of challenges. Myriad of challenges in the wake of Viksit Bharat. Discuss the major challenges. Discuss the major challenges faced by Indian judiciary. Judiciary in India is facing a myriad of challenges. In the wake of Viksit Bharat, discuss the major challenges faced by Indian judiciary. मेंस वाले भाइयों, आपको डिटेल पे ध्यान देना है। एक वर्ड इसमें जान के ऐड करें, विकसित भारत, डायमेंशन खुलवाने के लिए। और दूसरी बात बहुत जरूरी, मेजर चैलेंजेस जान के लिखा है। आपको विकसित भारत और मेजर चैलेंजेस को मैच करके आंसर लिख के दिखाना है। आई विल इवैल्यूएट दैट, डोंट वरी, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोई डर नहीं पाना। आंसर भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, जब आप लाओगे व्हाट्सएप कर देना प्लीज, राइट। तो इस टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। बस इस क्वेश्चन में अगेन आई रिपीट, विकसित भारत जो वर्ड लिखा है उसको ध्यान देना। पॉलिटी का सवाल, विकसित भारत वर्ड ध्यान देना एंड मेजर चैलेंजेस। एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जगदीप धनखड़ साहब ने बोला जो हमने बात करी,
constitutional validity of Supreme Court's in-house inquiry into Justice Jashwant Verma ji and called for revisiting the ये वीरा स्वामी जजमेंट. एक तो ये प्रीलिम्स वाले भाई नोट कर लें, मेंस वाले नेम ड्रॉपिंग कर देंगे कि वीरा स्वामी जजमेंट दिस हैज रीइग्नाइटेड लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. सो जस्टिस यशवंत के यहाँ पे बहुत सारा कैश मिला था, कहते हैं 100-150 करोड़ था, उन्होंने 10-20 करोड़. क्या हुआ? एक सेकेंड, होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट. मैंने कुछ बोल दिया. But something else. Anyhow, audible and visible to online people, please. बता दो, confirm कर दो. Yes, sir. Thank you. So, इन हाउस इंक्वायरी हुई है. इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला यार तुमने क्यों क्यों चालाकी करी है. इन हाउस इंक्वायरी तो गलत बात है, ट्रांसपेरेंट है ही नहीं. ना तुमने इंक्वायरी को कोई प्रोसीडिंग्स बताए पब्लिकली, अपनी मर्जी से डिसीजन कर दिया जो भी. ही अर्ज्ड की एफआईआर करी जाए जज के खिलाफ और वीरा स्वामी जजमेंट को रीलुक करा जाए. जहां पे बोला वीरा स्वामी जजमेंट में बेसिकली बोला गया था, वीरा स्वामी जजमेंट में बेसिकली बोला था कि सैंक्शन फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द जज कौन देगा? सीबीआई. जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन कौन देगा? सीजीआई. सीजीआई तो जुडिशरी का ही पार्ट है. मिला मिला साथी बेमिला चोर, है ना, वही बात हो गई. सो इन्होंने बोला एफआईआर कराओ. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोलते टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज रिमूवल ऑफ जजेस ओनली थ्रू इम्पीचमेंट. या रिमूवल होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी लग रही है, पॉलिटिकल प्रोसेस है. 75 साल से एक भी जज हटाया नहीं गया. क्या एक भी चोर नहीं है या फिर सारे चोर हैं? अंकल जज सिंड्रोम भी हमारी कंट्री में कि उसी का भांजा भतीजा जज बनता है. सत्ता शिवम का एग्जाम्पल मैं साफ साफ मुंह पे देता हूँ सबके, है ना, शर्म आनी चाहिए. देन इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म created by Supreme Court to address complaints against judges outside the formal impeachment process. But in house है तो मिला मिला साथी बेमिला चोर. प्रोसीजर सीजे फॉर्म्स अ पैनल. सीजे खुद पैनल बनाता है, अपने भाई दोस्तों का पैनल बना दिया जैसे कोचिंग वाले करते हैं. खुद ही वीडियो बनाते हैं और खुद ही क्लेम करने लग जाते हैं कि मैंने तो पढ़ाया था, है ना. बाद में क्यों क्लेम करना पड़ रहा है? बिकॉज पहले की एविडेंस नहीं है, राइट. सो लिमिटेशंस क्या? कैन नॉट इन्फोर्स रिमूवल, कैन ओनली रिकमेंडेड. ये जो इन हाउस पैनल है रिमूव तो कर नहीं सकता. रिमूव कैसे होगा? रिमूव तो पार्लियामेंट करेगी. तो ये इन हाउस पैनल किस लिए है? कि सिर्फ रिकमेंड करेगा कि हटाओ कि नहीं, है ना. और सीजीआई लिमिटेड ट्रांसफरिंग ऑफ जजेस, ट्रांसफर कर सकते हैं, वही उन्होंने किया, ट्रांसफर कर दिया. बट इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लगभग चोर आदमी है जिसके करोड़ों रुपए घर से मिले चले हुए.
है ना, इतने पैसे थे कि वो पैसे भी नहीं बचा पाए कि कहाँ कहाँ छुपाए हुए। अब ये चोर आदमी आपने एक जगह से उठा के इलाहाबाद में फेंक दिया। क्या इलाहाबाद चोरों की नगरी है? हमारा ये डंपिंग ग्राउंड है कि हाई कोर्ट है, जहां डाउटफुल आदमी आपने बिठा दिया, है ना? एटलीस्ट उसको इतना तो कर दो कि भाई जब तक तेरी इंक्वायरी नहीं पूरी हुई घर बैठ, ऑफिस मत जा, जो पैसे पड़े हैं उनको यूज तो कर ले, बाद में तो ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? बाहर यूके या यूरोप कहीं तो जाएंगे, है ना? थोड़ा सा शाह साहब भी शेयर लेंगे अपना। वीरा स्वामी जजमेंट क्या बोल रही थी? लैंडमार्क इन जुडिशियल प्रोसिक्यूशन। इन्होंने बोला एफआईआर जब फाइल होती है, कैन अ जज बी कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट? यस, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, जस्ट जज इज अ पब्लिक सर्वेंट। और सैंक्शन कौन देगा? सो इस पे बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जज कैन बी कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट, और इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन सीजीआई देगा, प्रेसिडेंट नहीं। क्यों? हमारे पास पर्दा है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। पर्दे खोलोगे, देखो इधर, अगर पर्दे खुलते हैं तभी लाइट आती है, नहीं तो पर्दों के बीच में क्या होता है? पर्दों के बीच में सीक्रेसी हो जाती है। आई लाइट, दिस इज हाउ लाइट कम्स। ऑनलाइन वाले नहीं देख पा रहे, बट आप इमेजिन कर लो, प्रिज्यूम कर लो जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। राइट, इम्प्लीकेशन क्या है? इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाइल लिमिटेड क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी। सैंक्शन कौन देगा? सीजीआई साहब, वो देने नहीं वाले। और ये भी सैंक्शन मिली नहीं, पोस्ट वीर दिस वीर स्वामी जजमेंट सैंक्शन मिलती नहीं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती नहीं। एक बार रेयर भी हुआ था 2019 में, जबकि रंजन गोगोई साहब ने जस्टिस शुक्ला के खिलाफ अलाउ कर दिया था कि भैया कर दो सैंक्शन, कर दो प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल क्रिमिनल केस चला दो। बट हुआ क्या? कुछ भी नहीं। रिमूव हुआ, क्योंकि रिमूव तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। उन्होंने करा था रिकमेंडेड इम्पीचमेंट, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्ट ऑन इट। कर लो क्या करते? देखो, पुलिस के पास जाओगे वो भी तो कोर्ट ही लेके जाएगी, कोर्ट में यही बैठी है। ये काले कपड़े वाले गुंडे हैं, पंगे नहीं लेने इनसे, है ना? क्लियर सी बात है, जिनको वह मैं उनको दोबारा से कह रहा हूँ, है ना? देन जस्टिस वर्मा एपिसोड एंड धनकर क्रिटिक सिग्नल्ड रिन्यूड टेंशन बिटवीन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ये वर्ड्स यूज करने आंसर में, एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी को ऑपोजिट मानते हैं, जबकि ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस ट्रूली तभी होगी जब अकाउंटेबिलिटी हो। नहीं तो अगर सीक्रेसी में बैठे रहोगे तो आपकी जुडिशरी अंदर से ही क्रिपल्ड रहेगी। सीजीआई का राज चल रहा है, बाकी सारे डर के बैठे हैं। एक जस्टिस अभी रिटायर होता हुआ बोल गया ना, सुप्रीम कोर्ट इज सीजीआई सेंट्रिक, इट शुड चेंज। अपने बंदे ही खुश नहीं है वहां पे, काहे की इंडिपेंडेंस है? तुम्हारी फ्रीडम ही नहीं है, अपने बंदे खुश नहीं है। राइट, सो ट्रू इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी ओनली कम विद, एज वी से, गुड इकोनॉमिक्स। गुड इकोनॉमिक्स, एथिक्स पढ़ाने को मन करा है मेरा। गुड इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज, ये ध्यान रखना मेंस वाले फिर से, गुड इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज अकम्पनीड विद साउंड एथिक्स। गुड इकोनॉमिक्स के साथ साउंड एथिक्स होगा ही होगा। इंडिपेंडेंस ट्रू होने के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम अंदर से ही सड़ जाएगा। ये डेप्थ समझनी है, ये कोई विजन की किताब पढ़ के नहीं समझ आएगी, है ना? दिस इज अ कॉन्सेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड, राइट? व्हाइल जुडिशरी हैज डेवलप्ड इंटरनल मैकेनिज्म्स लाइक इन हाउस इंक्वायरी, बट इसमें क्या है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन हाउस इंक्वायरी में गिल्टी कर दी तो फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तो पार्लियामेंट करेगा, राइट? Then revisiting Veeraswamy judgment and debating reforms to allow responsible criminal investigation without executive interference could strike a better balance. This is the ending of the argument, कि हमने बैलेंस इंश्योर करना है अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस में, है ना? चलो, अब ये मेंस वालों के लिए हो गया। क्वेश्चन का आंसर लिख के प्लीज मुझे भेज देना, वो इवेल्युएट हो जाएगा। प्लीज राइट इट, डू राइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट? सो कमिंग बैक टू इट, कमिंग बैक टू टॉपिक नंबर 1 जो हमने शुरू से करना था। सो E0 FIR, जीरो FIR क्या थी? मेरे सामने की बात है, एक बार 22 के चौक पे, चंडीगढ़ सेक्टर 22 के चौक पे एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल चौक पे एक्सीडेंट हुआ,
तो वो चौक तो 22, 17, 21 और बस स्टैंड है एक साइड 21 है, एक साइड 18 है, एक साइड 22 है, 4 सेक्टरों में लगता है। चौक तो कॉमन है। सो एक्सीडेंट हो गया, एक बेचारा सड़क पे लेटा हुआ है, हमने पुलिस बुलाई। अब पुलिस वाले आके कह रहे हैं, 22 वाले कह रहे हैं हमारा केस नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, और 17 वाले, वो सॉरी अपने 18, 19 वाले कह रहे हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो जुरिस्डिक्शन की लड़ाई होगी, लेकिन मैं नहीं लेता केस, मैं नहीं लेता केस, क्योंकि गरीब आदमी था, पैसा मिलना नहीं था। सो एवरीबडी वाज लाइक मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरी नहीं है। ऐसा ना कर पाए, इसलिए 0 FIR की बात है कि आपके खिलाफ चाहे क्राइम दिल्ली में हुआ, आप एक भोली भाली सती सावित्री औरत हैं जो आजकल बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बट मान लीजिए कि आप हैं सती सावित्री औरत, बेचारी शरीफ माँ बहन दिल्ली जाती है घूमने, उनके खिलाफ कोई गलत हरकत कर देता है, कोई क्राइम करने की कोशिश करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, मोलेस्ट करता है। अब वो दूसरे शहर में बेचारी भोली भाली माँ बहन हमारी दीदी हमारी बैठी है, वो कहाँ थाने जाएगी, उसे तो डर लगेगा। वो वापस अपने घर वाराणसी जाती है। अब वाराणसी में इनको FIR करानी है, बट वो बोलते हैं जी क्राइम तो दिल्ली में, दबा जाओ। अब नाउ शी विल नॉट गो, चिल से चलो वो हो गया होगा, क्रिमिनल और चौड़ा हो जाएगी, फिर बाहर की लड़कियां चढ़ूंगा। तो 0 FIR का क्या मतलब था, वाराणसी में भी FIR हो जाए, किसी भी थाने में जहां चाहे हुआ चाहे ना हुआ क्राइम, वो अपने घर जाके FIR वाराणसी में लिखाएगी, वाराणसी की पुलिस यहाँ कॉन्टैक्ट करेगी कि उस आदमी को उठा लो, उसने गलत काम किया। तो ये बहन जी को, दीदी को भी फायदा हो गया, और और क्रिमिनल भी पकड़ा गया। तो 0 FIR ये था। अब ये E0 FIR भी कर दिया कि वाराणसी में भी थाना जाने की जरूरत नहीं, लॉग इन करो और हो जाएगा। जैसे कंज्यूमर कोर्ट अब ऑनलाइन हो गया है, वकील की भी जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे ई दाखिल पोर्टल पे लॉग इन करो, जेड़े जेड़े कोचिंग वाले ने झूठ बोला था फीस वापस ले लो, है ना, जस्ट लॉग इन एंड गो फॉर इट। वैसे E0 FIR है, अब कोर्ट जाने की भी जरूरत, थाने जाने की भी जरूरत नहीं। साइबर क्राइम में I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने E0 FIR इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स फाइनेंशियल साइबर क्राइम कंप्लेंट्स ओवर 10 लाख इनटू FIRs, राइट। इसमें E0 FIR में क्या है मैकेनिज्म, देयर फाइनेंशियल साइबर क्राइम कंप्लेंट्स अबव 10 लाख, अभी इनके लिए शुरू हुआ है, बाकियों के लिए होगा। फाइनेंशियल क्राइम अबव 10 लाख ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है FIR में। 1930 नेशनल हेल्पलाइन आप जानते हैं। दिस सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस इन दिल्ली। एग्जांपल भी दिल्ली था, सिस्टम भी दिल्ली, राइट। सो दिल्ली में लॉन्च हुआ है, और इसके साथ साथ व्हाट वी डू इज वील एड्रेस क्राइम बेटर। और कुछ इसमें खास जानने वाला नहीं है। addresses the long standing grievance of victims who face delays in FIR registration. FIR रजिस्टर ही नहीं हो पाती, महीना महीना साल साल। पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं, FIR क्यों नहीं रजिस्टर करते? DDR तो 1 सेकंड में कर देते हैं, सिम गुम जाए जाओ और वो 1 सेकंड में लिख देते हैं, ऑनलाइन भी लिखी जाती है। FIR क्यों नहीं लिखते, क्या दिक्कत है हमें? बिकॉज अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो जब FIR लिखी जाती है ना, तो FIR की 4-5 कॉपीज होती हैं। एक जज के पास भी जाती है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास भी जाती है, कंप्लेनेंट के पास, एक पुलिस, काफी सारी कॉपीज हैं। तो अब पुलिस वाला अकाउंटेबल हो जाता है, उसके पास एक टाइम लिमिट होती है लगभग 6 महीने कि इसके अंदर अंदर आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट बतानी है कि FIR हुई थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस FIR पे आपने क्या किया, और आपने क्या किया, फिर जज देखेगा भैया क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, जवाबदेही। सो FIR पे उनकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी। तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को डिले कर जाते थे, चाहे जुडिशरी कर रही है। बट एक बात सच है कि पुलिस का काम सबसे मुश्किल है। देखो उन्होंने अपनी FIR फिर भी डिले करा ली, इनको ऑनलाइन आ जाए, है ना। जिन्होंने हमारे खिलाफ 25 में फ्रॉड करा, हमने ऑनलाइन सिर्फ एक रिपोर्ट दी, पुलिस को रिपोर्ट करके उसका जवाब देना पड़ा, है ना। वो बंदे भगोड़े हैं, चलो पकड़े जाएंगे जब पकड़े जाएंगे, बट पुलिस ने जवाब दिया, है ना। सो पुलिस की नौकरी यार, कहने को लगता है कि चोर है, बहुत मुश्किल, वेरी टफ, वन ऑफ द टफेस्ट। पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस बहुत टफ है। एनी हाउ, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, सिस्टम इज अलाइंड विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 ऑफ द न्यू इंडियन एक्ट
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। जो लॉ ऑप्शनल वाले हैं यार, BNSS और BNS को कैसे टैकल करना है प्लीज एक बार डिस्कस कर लेंगे मेरे साथ आके। देन ई क्राइम पुलिस स्टेशन ऑफ दिल्ली हैज बीन ऑफिशियली नोटिफाइड फॉर EFIR। ये हम समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो FIR तो आई एक्सप्लेन है ना, जीरो FIR कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ प्लेस ऑफ क्राइम। जीरो FIR याद रखना, ये तो सिंपल सी बात है। इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉलोइंग द जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन, जो निर्भया के अनफॉर्चुनेट केस के बाद आए थे। 2013 में फिर क्रिमिनल लॉज में बहुत बड़े चेंज हुए थे, तो 2023-24 में दोबारा हुआ, राइट। सो देन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ये मार्केट कौन सी की बात हो रही है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट। उसमें क्या क्या होता है जी स्टॉक मार्केट में, बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग कराने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप ऑनलाइन खरीदते बेचते हो, एक डिपॉजिटरीज होती हैं जहां पे आपके शेयर डिपॉजिट होते हैं, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उन्हें बोलते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो सेबी कहता है, मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है, सेबी, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कहता है कि इन MIIs को भी अगर काम करना है तो इनका ऑडिट, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी, लगभग सारी खबरें अकाउंटेबिलिटी में, इनका भी ऑडिट मैकेनिज्म तगड़ा होना चाहिए। इनका इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म भी हम रेगुलेट करेंगे। सो खबर समझ में आई, अब डिटेल देख लेते हैं। सो further strengthen the governance mechanisms at MIIs, market infrastructure institution regulator, SEBI, not RBI, SEBI, market company SEBI, thank you, right। Released comprehensive guidelines for, ये सवाल आया UPSC में ऐसा सा सेम, अगले साल फिर आ सकते हैं, बट है कि था RBI कंपनी नहीं, RBI बैंक को रेगुलेट करता है, राइट। इंटरनल ऑडिट एंड मैकेनिज्म्स के लिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए गाइडलाइंस लेके आए हैं, ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन भी लेके आए हैं। सो MII है क्या, फाइनेंशियल एंटिटी दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग डेली ऑपरेशन एट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। कैसे, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है जहां पे एक्सचेंज में जाके आप शेयर बेच खरीद कर सकते हो अगर आप चाहो। पहले जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन भी हो जाता है ना। पहले स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी होती थी, हर्षद मेहता वाली पिक्चर देखना, सच्ची में वहां पे काफी सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, बोलियां लगती थी, ये मैंने ले लिया, वो मैंने ले लिया। अब ऑनलाइन हो जाता है, बट स्टॉक एक्सचेंज तो है। क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग इज कि आपने मेरे से शेयर लिए, मैंने आपसे लिए, लेट्स से 100 शेयर मैंने आपसे लिए, 200 शेयर मैंने आपने मेरे से लिए, तो मेरे को आपको 100 देने हुए हैं नेट, तो दिस इज क्लियरिंग, क्लियरिंग हाउस भी है। देन डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का मतलब प्लीज समझिए ना, जैसे आपके बैंक में पैसे रखते हो तो आपके पैसे कहाँ होते हैं, अकाउंट में, वैसे ही अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपके शेयर कहाँ होते हैं, डिपॉजिटरी अकाउंट में। डीमैट अकाउंट बोलते हैं ना जिसमें, वो डिपॉजिटरी की बात होता है, वो बैंक होती है, डिपॉजिटरी होती है। फॉर एग्जाम्पल CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, राइट। डिपॉजिटरी का क्या काम है, जो आप शेयर खरीदोगे बेचोगे, शेयर कहाँ पे स्टोर होंगे, डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट में। ये ध्यान रखना, कंसेप्ट आ जाता है काम। Then MIs help to efficiently trade the financial securities, which in turn helps in economic growth. ये तो सिंपल सी बात है ना, कि मार्केट चलेगी तभी ग्रोथ होगी। Entities provide platform and mechanism for trading, clearing, सारे जो बेसिक फंक्शन है स्टॉक मार्केट के वो MIIs कराते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, जो मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, दे आर सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब ये जो CDSL है ये खुद में एक कंपनी है, बैंक भी तो खुद में कंपनी है, वैसे CDSL भी खुद में कंपनी, इसके शेयर भी है मेरे पास है, 400 रुपए का लिया, 1200 रुपए का, फायदा हो रहा है बिकॉज सारे सट्टे मारने के नशे में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है कर रहे हैं। अब एक कंपनी वो है ना जिसको घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने अकाउंट बनेंगे इनको तो फायदा होगा, और जितने लोग म्यूचुअल फंड सही है करेंगे, एंजल वन ऐप, ये ऐप, फायदा हो जाएगा। दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो, राइट। सो हमें क्या पता होना चाहिए कर क्या है ना। सो बट दीज आर द फर्स्ट लाइन रेगुलेटर्स इन मार्केट एंड हैव टू फॉलो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। मार्केट को चला ही रहे हैं, बेसिक चीजें करा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, तो इनको भी तो रेगुलेट करना चाहिए, नहीं तो लोगों के पैसे लेके भाग जाए। मैंने इसके पास शेयर रखे, मेरे शेयर भी तो इसी के अकाउंट में है, बैंक पैसे लेके भाग जाए, शेयर लेके भाग जाए,
हुआ ये फ्रॉड। बड़े चालाक हैं लोग, क्या करा कहानी सुनो। अब सपोज सपना जी बहुत अमीर है, पैसे घर में थोड़ी रखता समझदार आदमी, फाइनेंशियली लिटरेट आदमी बैंक में पैसे कभी नहीं जोड़ता। आपने स्टॉक ले रखे जी 500 करोड़, 500 करोड़ के आपके, चलो 500 करोड़ नहीं, छोड़ो ज्यादा हो गया, कम तो नहीं है, चलो 50 करोड़ ठीक है जाएगा। 50 करोड़ के अलग अलग स्टॉक्स ले रखे हैं, रिलायंस भी है भी है। अब आपको इतना नहीं पता कि जो मेरे शेयर पड़े हैं मैं इनको प्लेज करके लोन ले सकती हूँ। आपने सोचा मैंने तो लिए हुए हैं, या इनकी सिक्योरिटी देके ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, मतलब इसको प्लेज करके लोन ले सकते हैं। आपके तो इस अकाउंट में पड़े हैं, डीमैटेरियलाइज्ड हैं, आपको कुछ पता भी नहीं कि ऐसे होता है। तो कंपनी क्या करती है, वो आपके 50 करोड़ के शेयर प्लेज करके आपके नाम का लोन के पैसे खुद यूज कर लेती है, और कुछ नहीं करती। जब आप कहते हो बेच दो, वो लोन वापस करके आपके शेयर भी आपको दे देती है। बट आपको पता ही नहीं चला कि आप ही के नाम पे लोन हो गया और फायदा कोई और आ गया और आपको शेयर भी वापस आ गया। ये तो चोरी हुई ना। इसीलिए इनका ये इंडिया में हो रहा था, लेटेस्ट स्कैम यही था, बट उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, थोड़ा दबा दिया, ये तो बहुत बड़ा स्कैम था। सो ये लोग ऐसा ना कर पाए, इसलिए सेबी बोलता है कि इनके लिए ऑडिट बहुत जरूरी है, और ऑडिट के इंटरनल ऑडिट की भी क्या कॉम्पोजिशन होगी कमेटी की, वो भी सेबी ने बताया। राइट, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो वुड बी नीडेड। इसका जस्ट नाम पता होना चाहिए, GS1 ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 किसके बारे में कर रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, पहले इसका नाम कुछ और था, अब सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है। इन्होंने नए QR कोड्स बनाए हैं, पहले बार कोड होते थे, अभी भी हैं कहीं ना कहीं, और QR कोड है। तो इन्होंने न्यू QR कोड बनाया जो 2027 से इंप्लीमेंट होंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 क्या है, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड्स फॉर एफिशिएंट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कहां से आया कैसे बना, सप्लाई चेन कि किधर से ओरिजिनेट हो रहा है, एंड कंज्यूमर सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है। कंज्यूमर से रिलेटेड बॉडी है, इसको ध्यान रखना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर नियरली 50 years ago बनी थी, एंड नाउ ऑपरेट्स इन 100 countries इंक्लूडिंग इंडिया। फीचर्स ऑफ द न्यू QR कोड विल ऑफर ग्रेटर डेटा कैपेसिटी, जो भी नया आएगा उसमें ग्रेटर डेटा होगा। बार कोड और QR कोड में भी यही फर्क है, बार कोड में कम डेटा आता था, QR कोड में ज्यादा। अब नया QR कोड आएगा तो और ज्यादा है। साइंस में पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में, साइंस में सबसे ज्यादा मजा आता है, एथिक्स को छोड़ के, वो तो अनकंपेरेबल है, उसमें पर लड़ेंगे भी। यानी और सपोर्टिंग एनहांस प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी, रियल टाइम इन्वेंट्री, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, कि इन्वेंट्री को आप ट्रेस कर पाओगे, प्रोडक्ट कहाँ से आया क्या है वो बात हो जाएगी। इनिशियली डुअल कोड्स ट्रेडिशनली आईडी बार कोड है, पहले बार कोड थे 1D, फिर QR कोड थे, विल अपीयर ऑन पैकेजिंग टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है, इसमें वो सेल निकालता है, कार्ड वाली है ना। तो इनिशियली पुराने वाले कोड भी अपीयर होंगे कि कंपैटिबिलिटी रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिप्लेस कर देंगे, इवेंचुअली इट विल बी अपग्रेडेड टू द न्यू QR। बार कोड क्या है जी, प्लीज ये ध्यान रखना, साइंस में काम आता है, मशीन रीडेबल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, 2D होती है, इस पे लाइंस या डॉट और स्क्वायर्स होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बार कोड्स लगे होते थे सामान के पीछे, वो ब्लू लेजर से निकाली जाता था, टून 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 टून, थैंक यू। सो बार कोड क्विक आइडेंटिफिकेशन करता है, जल्दी से बिल बन जाता है, वो सुपरमार्केट्स में फटाफट हो जाता है, उसमें ब्लू लेजर भी यूज होती है, ध्यान रखना। 1970 में जॉर्ज लॉर एंड वुडलैंड ने करा था, ये PCS वाले देख लेना, UPSC नहीं नाम पूछता, PCS पूछ लेता है, राइट। सो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते थे उसे। अब QR कोड क्या है, वो तो ये 3D होना चाहिए, आई थिंक इसको चेंज करेंगे, QR कोड बार कोड दैट स्टोर्स मोर डेटा देन दी बार कोड्स, इट इज more data than the barcodes, right? Developed in 1994 by Mashri Hara, नाम याद रखना, widely used in UPI payments। अभी भी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बार कोड ही ज्यादा यूज हो रहा है ना, QR कोड UPI वगैरह के लिए यूज हो रहा है, बट उसको बेटर बनाने के लिए अब उधर भी QR कोड आ गया प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में। कौन लेके आया, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में। अब आ जाते हैं जी अपने अगले टॉपिक पे जल्दी जल्दी करते हुए, बिकॉज मेन गा रहा है लोगों का, इसलिए भाग रहे हैं थोड़ा सा। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या कहता है,
कि कोर्ट एक लॉ पास होता है, कौन लॉ पास करता है? लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशियल। लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर अंडर 13 क्लॉज किसके पास है? जुडिशियल, है ना। जुडिशियल रिव्यू की पावर थी कि इसको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हटा दो, वायलेटिव है तो हटा दो, है ना। सो अब एक केस शुरू हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो जुडिशरी क्या प्रज्यूम करेगी? सबसे पहले इनिशियली जुडिशरी प्रज्यूम करेगी कि लॉ सही है, लेजिस्लेचर इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी और ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। फिर जो कंप्लेंट लेके आया है वो कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है। तो जो केस लेकर के आया है वो प्रूव करके दिखाएगा कि ये लॉ क्यों वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस टॉपिक से परे एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो मैंने सारे इंडिया में लगभग सारी क्लासों में हिला देखा, 2 मिनट बी ऑन द बोर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये 2-3 बातें अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। टीचरों के कंसेप्ट बिल्कुल सही होने चाहिए, तब स्टूडेंट्स को मिलेंगे। प्लीज भाइयों, आप लोग जो भी पढ़ा रहे हो वो भी देख लेना, अगर कोई मेरे से भी भूल चुक हो तो वो भी बता देना, बट बेसिक को देखो। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या बोलता है? एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स नहीं बन सकता। सो एनी लॉ, लॉ लॉ कहां पे है? लॉ पे क्या लिमिटेशन है? 13 क्लॉज 2। लॉ पे क्या लिमिटेशन है? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, है ना। बट क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है? हाँ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो? हाँ। तो क्या 13 क्लॉज 2 इज 13 क्लॉज 2 अ रिस्ट्रिक्शन अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नो, नो। आप समझ रहे हो, लोग 6-6, 8-8 साल पढ़ने के बाद नहीं समझ रहे, गॉड नोज व्हाई। सो ये एक टेबल बनाऊंगा लास्ट में, पहले सुन लो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is not restricted by 13 clause 2. Not restricted. It can amend part of fundamental rights. What is the restriction upon it? Basic structure doctrine. Constitutional amendment पर restriction है basic structure doctrine, not 13 clause 2. Hence, constitutional amendment is not law according to 13 clause 2. केशवानंदा भारती जजमेंट 13 क्लॉज 2 में जो लॉ दिया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड नहीं। अब एक और चीज इसमें 9 शेड्यूल वाली आ जाती है। 9 शेड्यूल का ये रोला था कि पहले चलाया था हमने कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, फिर केशवानंदा भारती की डेट 24 अप्रैल 1973 के बाद हो सकता है। सो अब क्या है, अब इसमें जो एक्ट्स प्लेस्ड हैं, अभी भी तो एक्ट डाली जा सकती है, हाँ डाली जा सकती है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट क्या ये 13 क्लॉज 2 से होगा? नहीं 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 नहीं, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से होगा। सो 3 बातें हमने सीखी। पहली, लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और 9 शेड्यूल में डाले हुए लॉज के लिए। लॉ के लिए क्या लिमिटेशन है, क्या उसकी रिस्ट्रिक्शन है? 13 क्लॉज 2। सो लॉ के लिए क्या लिमिटेशन होगी? फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या लॉ है? नहीं, एज पर 13(2). इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या हुई? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और 9 शेड्यूल में जो लॉ आ गया वो उसका 9 शेड्यूल को बनाया इसलिए किया था जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट अब रिव्यू होता है तो किस बेसिस पे होगा? लिमिटेशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दैट इज द लिमिटेशन। ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट। जो 9 शेड्यूल में प्लेस्ड लॉज हैं उनकी रिस्ट्रिक्टिंग मेथोडोलॉजी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बिल्कुल बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ये वाला चार्ट अपने मत्थे पे बना लो, चाहे जिनको नहीं समझ आए।
सवाल आया कुछ बेवकूफ इसको गलत करके आए, बट वो बेवकूफों की गलती नहीं है, उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। जब आपको मार्गदर्शक ही गलत मार्ग दिखा रहा है तो उनकी क्या गलती। आई ट्राई कि भैया बेस्ट पॉसिबल हम प्रोवाइड करें। अगर इसमें भी कोई आपको इशू लग रहा है मेरे को बोलो, विल डिस्कस विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, नॉट माय आर्गुमेंट्स बट सुप्रीम कोर्ट, राइट। कुछ भी हो मेरे को बताओ। एनीहाउ, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी समझ गए क्या कह रहे हैं वो, कि अगर लेजिस्लेटर कोई लॉ बना रहा है तो उसे माना जाएगा, अज्यूम करा जाएगा। तो इसमें कोई और वक्फ वाला केस है और कुछ नहीं। ये टॉपिक हम कर चुके, लेट्स गो अहेड ऑफ दैट। हाँ जी, सो इंडिया इज पुश टू बिकम अ ग्लोबल मैरिटाइम पावर। हमने ये देखा है इसमें टॉपिक में क्या बड़ी बात है कि सिर्फ वॉरशिप्स नहीं, ट्रेड। अगर आपको याद हो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन पावर्स क्यों डोमिनेट करती हैं? बिकॉज वो सी को, ओशन को डोमिनेट कर पाती हैं। पोर्टुगल बड़े बड़े शिप बनाता है तो पोर्टुगीज आके हमारे पे राज करते हैं। ऐसा मान लो कि हमारा ही घर है, हमारे ही घर के अंदर जाने के लिए हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, अंदर जाना है बस और दे। पोर्टुगीज ने ऐसा साथ कर दिया था, हम ही ओशन में जाते थे हमारे घर के पास, इंडिया के पास, वो हमसे पैसे लेते थे, अंदर जाना पैसे ले, है ना। सो बड़े शिप से पावर होती थी। आज भी ट्रेड का हाईएस्ट परसेंटेज कैसे जा रहा है शिप से? बिकॉज विमान की लिमिटेशन है, वजन नहीं जा सकता। लाखों करोड़ों टन अपने ऑयल लेके आना ईरान से, एयरप्लेन में लाओगे तो हजारों गेड़े लग जाएंगे, एक ही बार शिप में आ जाए, है ना। कार्गो लेके आना शिप में आ जाए। और आज भी ट्रेड में क्या चाहिए? लार्ज शिप्स। और इतने जमाने से हमें पता है, ब्रिटिश पोर्टुगीज के टाइम से, बट फिर भी इंडिया लार्ज शिप में बहुत पीछे है। वी डू नॉट हैव इंडिजिनियस लार्ज शिप्स। हम किस चीज में लीडर हैं? हम कबाड़ में लीडर। रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स में इंडिया थर्ड हाईएस्ट है। रीसाइक्लिंग, रीसाइक्लिंग ऑफ कबाड़ी बन के दूसरों के शिप ठीक कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, है ना। ट्रम्प साहब ने एक बहुत बड़ा कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर 1 रुपए में बेच दिया किसी और। क्यों? अरबों रुपए का था, 1 रुपए में क्यों बेचा? बिकॉज जब अगर उसे रिसाइकल करते तो वहां पे उनके इतने पैसे खर्च हो जाते कि उनकी नुकसान हो जाता। अपने पास खड़ाई रखते तो भी नुकसान हो जाता, पोर्ट के पैसे ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा ले जा, हमारे वाला कोई लेगा, अरबों रुपए की चीज 1 रुपए में। अब उसे तोड़ तोड़ के बेचे, करोड़ों कमाएगा। कबाड़ में है तो सही। चाइना की एक ना स्लम क्वीन है, वो स्लम क्वीन नहीं, रिसाइकल क्वीन। उन्होंने कबाड़ से, वेस्ट से अरबों रुपए कमा लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, बिजनेस वाले भाई लोग जो इकोनॉमिक समझते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, देखो एक कंट्री है गरीब, हमारी कंट्री में क्या करते हैं, थोड़ी सी दाल बच जाए रख लेते हैं। पनीर तो हम भगवान मानते हैं, फ्रीजर में रखते हैं खराब ना हो जाए, है ना। सो हम हमारे जो कूड़ेदान है, कूड़ेदान मानो कि हमारे पास 3 कूड़ेदान है, 3 कूड़ेदान 3 घरों के बाहर पड़े। ये यूएसए का है डेवलप्ड कंट्री, ये इंडिया का है डेवलपिंग बट स्टिल पुअर, अब ये अफगानिस्तान का है, बिल्कुल ही मरे हुए। सो अफगानिस्तान के कूड़े में यूजलेस चीजें होंगी, रिसाइकलेबल या यूजेबल कम होंगी। बिकॉज जो रीयूजेबल है, हम तो आज भी आधा इंडिया एशियन पेंट की बाल्टी में नहाते हैं। गाड़ी धोने को तो सबके पास एशियन पेंट की बाल्टी है, हम फेंकते हैं, है ना। सो अफगानिस्तान में रीयूजेबल चीजें 1 से 2% होगी। इंडिया के कूड़े में रीयूजेबल चीजें अब 10% के आसपास हैं, बट यूएस में वैल्यूएबल मोर देन 40% होते हैं। जो हम नकली नाइकी के जूते खरीदते हैं ना ये शास्त्री बाजार से, वो लोग वैसे पहने बनाए असली जूते हफ्ता 2 हफ्ते महीने बाद पहन लेते हैं, है ना। तो वही जूतों का काम करके लोग, दे आर डूइंग रैग्स टू रिचेस। रैग्स की सबसे बड़ी बाजार कहाँ है? 19 सेक्टर चंडीगढ़ में, सदर बाजार। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। शिपमेंट्स में आते हैं, किलो के हिसाब से कपड़े आते हैं, है ना, शर्ट्स पैंट्स ये वो, किलो के हिसाब से आपने हजारों किलो ले लिए, आपको 1 रुपए की भी शर्ट नहीं पड़ी। कंज्यूमर को कितने की बिकती है? 100-200 रुपए की। जो बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड, सबसे बड़े बड़े,
मेरे को तो बोलने भी नहीं आते ना, मुझे पता है, बट आपको वो ओरिजिनल शर्ट 100, 200, 300 में मिल जाएगी, है ना। लोग भाग भाग के पढ़ते हैं, उसका कपड़ा ही फर्क होता है, राइट। बट जो बेच रहा है उसे कितने की पड़ी है, 1 या 2 रुपए की, उसको फायदा ही फायदा, दिलवा के उसे बेच देता है। उसे हर शर्ट पे 200 की बेचता है तो 190 बच जाते हैं। सो हेंस अब इंडिया भी अमीर हो जा रहा है, इंडिया अमीर हो रहा है तो क्या फायदा है, इसके भी डंप में ज्यादा वैल्यू निकलेगी। तो अब अगर कोई बिजनेस करना है वेस्ट टू वेल्थ का कर लो, बट एक केवियट कॉशन है कि ये बड़े बड़े आदमियों को पता है। मैं चैलेंज करता हूँ, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, आप उनसे बोलो कि कूड़ा जो डंप करते हो मेरे पास कर दो, मैं एक लड्डू माजरे में जगह ले लेता हूँ, मैं प्रोसेस कर दूंगा, जितने रद्दी वाले हैं जो भी रद्दी कलेक्ट करते हो मेरे को भेज दो, मैं प्रोसेस करूँ। तो आएंगे ही। क्यों? बिकॉज एक बहुत बड़े टकले साहब है देश में, थोड़ा पेट मोटा है उनका, उन्होंने इस चीज को पूरा का पूरा ग्रैब कर रखा है कि वेस्ट टू वेल्थ तो हम ही करेंगे। अब अलाउड ही नहीं है दूसरे को बोलना, आप रद्दी वालों को बोलोगे वो नहीं आएगा, आप लाइसेंस लोगे वो नहीं मिलेगा। सो इफ यू कैन डू इट, इंडिया में आपको वेस्ट टू वेल्थ का लाइसेंस मिले तो भैया मेरे को लेके दे देना, मैं खोल लूंगा प्लांट। वैसे भी तो वेस्ट टू वेल्थ ही कर रहा हूँ, वेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ अदर अकेडमीज को वेल्थ बना रहे हैं, है ना। तो लेट मी नो। एनी हाउ, सो मैरीटाइम पार्क में हम क्या करना चाहते हैं, लार्ज शिप बनाना चाहते हैं, और हमने विजन बनाई है, एफर्ट्स टू एक्सपैंड इंडिया फ्लीट ऑफ डोमेस्टिकली बिल्ट मर्चेंट शिप्स, ट्रेड वाले शिप्स, वॉर वाले नहीं, टू बिकमिंग अ लीडिंग मैरीटाइम नेशन विद इन 2 decades। 20 साल में हम लीडिंग मैरीटाइम नेशन बनने की कोशिश करेंगे, ड्रिवन बाय नीड ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिपेंडेंस ऑफ शिप, फॉरेन शिप्स जो बंद कर देते हैं इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। So India's shipbuilding sector currently holds only 1.2% of global ship tonnage। tonnage मतलब weight, total weight से गिनते हैं, tonnage से गिनते हैं, है ना। Set for significant growth following policy announced in Union Budget 2025-26। बहुत ही कम परसेंटेज है हमारे पास, पॉपुलेशन की परसेंट कितनी ज्यादा है ना। लगभग दुनिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में रहती होगी। चलो एक फैक्ट मैं बताता हूँ, 200 के करीब देश हैं, सिर्फ 2 देशों में, इंडिया और चाइना में, सिर्फ 2 में मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है। अब आप ये मुझे बताना इसमें से कितना परसेंट सिर्फ इंडिया में, ठीक है, बाय टुमारो, राइट जी। सो हम मर्चेंट शिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉल एंड आउटडेटेड शिप्स हैं हमारे पास, जो चैलेंजेस हैं, छोटे शिप है, फाइनेंसिंग बहुत एक्सपेंसिव है, ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं, और रिपेयर सिस्टम वीक है ना। छोटे शिप आउटडेट हो गए, एक्सपेंसिव फाइनेंसिंग है बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा, डेवलपिंग कंट्री है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, बाहर से शिप आ रहे हैं, महंगे पड़ रहे हैं, वीकर रिपेयर सिस्टम, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मैरीटाइम इकोसिस्टम, कि जहां आ रहा है वहां पोर्ट भी हमारे पास डीप पोर्ट ज्यादा नहीं है, लार्ज शिप को चाहिए डीप पोर्ट। आप मानोगे नहीं, बट हमारे कितनी बड़ी कंट्री है इंडिया, है ना, इंडिया के साथ एक छोटी सी कंट्री और है, इतनी बड़ी कंट्री इंडिया, एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे, जहाँ पहले भी हमारी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड स्त्री उठा के ले गए थे श्रीलंका में, है ना, कौन, सीता माता। अब क्या करते हैं ये, शर्म की बात है, इतना बड़ा इंडिया, इतना सा श्रीलंका, बट इनके पास डीप पोर्ट है जहाँ पे बड़ा सा शिप आ जाते हैं, बड़ा सा शिप सामान बेचने आए इंडिया में, सारे पैसे हमने देने हैं, पर इनके पास खड़ा हो जाता है, इनके पास डीप पोर्ट है, यहाँ से छोटे छोटे शिप्स आके हमें सप्लाई करते हैं, किसके ये पैसे लेते हैं। और अब इनके पोर्ट्स कौन खरीद रहा है, चाइना, फॉर एग्जाम्पल हम बंद होता। सो हम अपना ही सामान खरीदने के लिए दूसरे को पैसे दे रहे हैं, कि दुकान में हम गए, हम अंदर नहीं जा सकते, अंदर से जो सामान पकड़ा रहा है वो भी पैसे ले रहा है, ये देखो हाल। दैट इज वाई दिस इज नेसेसरी। ड्रेजिंग भी कराई है हमने, साफ सफाई भी कराई है बहुत पोर्ट्स की, और डीप पोर्ट्स को इनिशिएट भी करा है, जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा पोर्ट, बट इसको भी एंड बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हमने, रिफॉर्म्स को देखते हैं। इंडिया पुश क्या है, वी हैव लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव ऑफ मेड इन इंडिया लार्ज शिप फ्लीट्स, बनाएंगे खुद, एम कि हम टॉप मैरीटाइम नेशन ओवर द नेक्स्ट 2 decades बन जाए, और
टॉप 5 बाय 2047 बन जाए। 2047 में हम क्या बनेंगे? विकसित भारत, है ना? सारे फिर उड़ के क्लास में आए करेंगे ऑन हॉकर्स। एनीहाउ, नीड फॉर इंडिजिनस फीड क्या है? स्टेम फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। इमरजेंसी टाइम में लोग अपने शिप बंद कर देते हैं। इवन ये भी बोला जा रहा है कि ट्रंप ने क्या करा है अब, कि उनके जो फाइटर प्लेन्स है F-22 F-35, जिसको भी वो बेचेंगे उसको सही बेचेंगे, बट उसमें एक ब्लास्ट बटन लगा देंगे कि अगर अमेरिका के शिप्स, आपने अमेरिका के प्लेन्स आपने अमेरिका के खिलाफ यूज करे, तो वो वहीं से बैठे आपके प्लेन को एक्सप्लोड कर दे। ऐसा भी हो रहा है। तो खुद ही बना लो यार कि चलाते हुए गाड़ी आपको डर लग रहा है, कि जैसे आजकल लड़के, खासकर उन लड़कों से जो भी पापा की पॉकेट मनी पे जी रहे हैं, उन लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो आप पापा की गाड़ी चला रहे हो, अगर ऐसा हो जाए कि पापा उसमें बटन लगाए रखो, कि जिस दिन मेरे खिलाफ बोला चलते को डालूंगा, आपको तो वहीं जान निकली रहेगी। पहले ही आपकी जान निकली रहती, पापा ने पेट्रोल डलाने से मना कर दिया, है ना? सो सिमिलरली आत्मनिर्भरता इज वेरी वेरी नेसेसरी, है ना? आत्मनिर्भरता रिक्वायर्स करेज एज वेल। सो रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, विकसित भारत के साथ अलाइन करता है ये डेवलप्ड इंडिया के साथ। क्रिटिकल पिलर है। अब नेवी पे ही इंडिया ज्यादा जोर लगा रहा है, बिकॉज इंडिया साउथ चाइना सी और ये वाला एरिया जहां से ट्रेड जाता है सारा मलक्का स्टेट से, दिस इज द एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन, जो सारी डेवलपमेंट का राजा है। जो इस एरिया पे कंट्रोल पालेगा वो दुनिया पे कंट्रोल पालेगा। तो पानी में मछली तो है, बट पानी में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। इसलिए सागर मिशन, चलो मिलिट्री वाले खड़ा दिए, पर पैसे कौन लाएगा? इसलिए मर्चेंट शिप डेवलपमेंट मिशन, कि बड़े शिप भी बनाओ। सिर्फ आर्मी से क्या करोगे, है ना? देन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिम्स्टेक। सवाल क्यों आया बिम्स्टेक पे? बिकॉज दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। यूपीएससी वो नब से समझता है कि क्या चीज पूछनी है हमने, तभी ये पूछ लिया, अगली बार वो पूछ लिया। एमएसडी इज नॉट महेंद्र सिंह धोनी, राइट? दैट इज मर्चेंट शिप डेवलपमेंट मिशन। पॉलिसी मेजर्स एंड फाइनेंशियल, ये देखो, मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया 25,000 करोड़ का, 49% गवर्नमेंट फंडेड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट। हमारे पास इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, इसलिए लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट फंड देंगे, है ना? और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेंगे। नंबर नहीं याद रखने, ये 25,000 करोड़ अप्रॉक्स याद रखेंगे, राइट? देन 18,000 करोड़ लगभग टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल सब्सिडीज भी देंगे। ये प्लीज ध्यान रखना पॉइंट, प्लीज नोट इट ओवर हेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया। जो बड़े बड़े शिप्स हैं उन्हें व्हीकल नहीं माना जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा। सच क्या है फिर? आप आज जाओ घर जाके बैंक में फोन करना, बोलना भैया यहाँ गूगल कर देना कि व्हीकल लोन कितने का मिलता है और हाउसिंग लोन कितने का मिलता है। व्हीकल लोन लगभग आपको आजकल 9 से 11% पे, लगभग अगर आप लेके जाओ एवरेज सिविल से, तो 14% पे मिलता है इंटरेस्ट रेट, 14%। हाउसिंग लोन अगर आपको लेना हो तो 7 से 8% मिलता है। ये हमेशा सस्ता है, हमेशा सस्ता होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हमेशा सस्ता है बिकॉज सिक्योर्ड होता है। तो लार्ज शिपकॉन ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया, इससे क्या होगा? लोन, तो लोग ज्यादा शिप बनाएंगे, लोन सस्ता, बड़े शिप ज्यादा। ये ध्यान रखना पॉइंट। देन शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम, ये क्या है? 40% क्रेडिट ऑन स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड शिप्स। आपने 100 रुपए का शिप खरीदा, पुराना हो गया, खराब हो गया, 40 रुपए में सरकार वापस ले लेगी और आपको ये 40 रुपए नया शिप खरीदने को मिल जाएंगे। बनाने वाले को भी दे दिया सस्ता लोन, खरीदने वाले को भी 40% ऑफ दे दिया। जैसे गाड़ियों में कर रहे हैं ना कि स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, शिपों में भी कर दिया। देन जो आपको कस्टम ड्यूटी लग रही थी, टैक्स लग रहे थे, ड्यूटी लग रही थी, उसमें भी एग्जामिशन दे दी, 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। एक और चीज नोट डाउन करना है, मैरिटाइम ट्रायड विजन। क्या 3 चीजें हैं वो? लॉन्ग टर्म विजन इज टू एस्टैब्लिश एज अ डोमिनेंट फोर्स इन द फुल मैरिटाइम वैल्यू चेन। कौन सी चेन है जी? शिप बिल्डिंग, बनाना, ठीक करना और रिसाइकल करना। रिसाइकलिंग में हम दुनिया में पहले ही बहुत आगे हैं, सेकंड रैंक है हमारा दुनिया में।
यूएसए में तो लेबर महंगी है ना, तो वो तो हो नहीं सकते। रिसाइकलिंग में पहली आ गई। बट शिप बिल्डिंग की वैल्यू चेन क्या है भाई, मेन वाले प्लीज देखो, शिप बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड रीसाइक्लिंग। ये एज सच टेबल बनाना, आंसर में नंबर मिल जाएंगे मैरीटाइम वैल्यू में, कि रीसाइक्लिंग में तो हम आगे है, बट बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में पीछे है। इसलिए ये नई आइडिया मेंस में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। सो कोस्टल शिप बिल 2024 भी है, रिमूव सेपरेशन बिटवीन कोस्टल एंड रिवराइन वेसल्स। ऐसा होता था कि कुछ कोस्ट के बाहर नहीं जा सकती थी, कोई रिवर में रहती थी, उस करके कंफ्यूजन थी, ये हटा दें। अब आपके पास एक ही कश्ती है, चाहे उसे नदी में लेके जाओ, चाहे उसे समुद्र में लेके जाओ। समुद्र में नहा के नमकीन हो, नदी में नहा के फ्रेश हो जाओ, है ना, पानी का फर्क है, नमकीन एंड फ्रेश। राइट, देन मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 एक्सपांड शिप ओनरशिप राइट्स टू एनआरआई ओसीआई। बाहर वाले लोग भी जो एनआरआई ओसीआई है वो भी ले सकते हैं। देन बेयर बोट कम डिमाइस चार्टिंग इज अलाउ स्टैगर्ड पेमेंट्स इंस्टेड ऑफ अपफ्रंट पेमेंट। कि जैसे कैब वाला अलाउ करते हैं ना, कि आपने कैब चलानी है, गाड़ी ले आओ, आपको लोन कैब वालों के नाम पे हो जाएगा, कि आप कैब चलाते चलाते पैसे देते। उससे क्या होगा, कैब ज्यादा चले, सड़कों पर रश हो जाएगा, है ना। दैट इज द आइडिया ओवर हियर। So India's maritime new shipping company SIA Bharat IFSC was incorporated in 2024 at GIFT City। कोई याद करने की जरूरत नहीं, भारत वैसे ही हमें पसंद नहीं, है ना। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बना है गिफ्ट सिटी, ये पता होना चाहिए। गिफ्ट सिटी हमने जो बनाई थी गुजरात में। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, 1000 न्यू शिप्स बाय 2024, 1000 न्यू शिप्स बाय 2024, दैट इज इट, और कुछ नहीं याद करने वाला। What I'll do with this liquid carbon is very very simple। 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, ना भी समझ आए बाकी कोई बात नहीं, रीड करना, बट ये 3 पॉइंट वेरी वेरी जरूरी, राइट। सो कार्बन यूजुअली कैसे मिलता है, सॉलिड स्टेट में। यूजुअल स्टेट इज सॉलिड स्टेट, है ना। तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड बहुत जल्दी, वेरी वेरी अर्ली, 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड, 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड भी हम इसे नहीं नोट कर पाए, 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड में वापस सॉलिड बन जाते हैं। और कार्बन में हमने क्या देखा है, ये पीसीएस वाले भाई मुझे बताएंगे, कार्बन सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पीसीएस वाले बताएंगे। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सो ये लिक्विड बनता है नहीं भाई, सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। इसको लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत हाई प्रेशर चाहिए, बहुत हाई प्रेशर, जितना एक पूरा एक प्लैनेट मानो, पूरा प्लैनेट जुपिटर जैसा मान लो। मतलब हम सारे इंडिया में बैठे हैं, इंडिया का सारा वेट, पाकिस्तान का सारा वेट, यूएस का सारा वेट, सारे देशों को हजार लाखों गुना बढ़ा करके सबका वजन एक पॉइंट पे डाल, वहां पे ये कभी इसका बच्चा बनेगा लिक्विड, नहीं तो बनता ही नहीं। बट हमें पढ़ना है उसके बारे में, अपनी धरती फाड़ नहीं सकते अंदर तक, नहीं तो ज्वालामुखी फटेगी, इतनी दूर हम जाके पढ़ नहीं सकते, साइंटिस्ट मर जाएंगे। तो हमने स्कीम लगाई, लेजर लूजर मार के, इतना प्रेशर कंडीशन क्रिएट करके 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड के लिए लिक्विड कार्बन बनाना सीख लिया। अब क्या करते हैं हम, बार बार लिक्विड कार्बन बनाते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, कितने टाइम के लिए बनता है, 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड, तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी जा रही है। अब ट्रस्ट में 10-12 साल में नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, और यूपीएससी में सवाल पहले आ जाएगा, स्टेट में तब आएगा जब नोबेल प्राइज मिलेगा, है ना। स्टेट में ये आएगा अभी सब्लिमेशन वाला, यूपीएससी पूछेगा ग्रेफाइट वाला। सो ध्यान से रखना है क्या कौन सा पेपर देने जा रहे हैं, राइट। सो हाई पावर्ड लेजर यूज करिए, इसमें कंसेप्ट समझ गए। डाइपोल 100x जो लेजर यूज करिए, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्सरे पल्स XFPL, ये 2 चीजें यूज करके बनाया है 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड के लिए। और कोई चीजें खास कंफ्यूज होने वाली नहीं, दैट इज इट। साइंस को हमेशा ट्राई टू सिंप्लीफाई, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं तुम्हें याद रखो। अगर साइंस बैकग्राउंड है तो पढ़ लो पीडीएफ और मेरे से पूछ लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू किल द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वांट टू पास द एग्जाम, फॉर दोज हु वांट टू डू पीएचडी। सो करनी है, कराऊंगा पीएचडी, नो प्रॉब्लम, बट कम टू मी इन पर्सन।
तो इंटर क्रिस्टल्स क्या है जी? ये भी वही स्कीम है। क्रिस्टल शेप को क्रिस्टल्स की शेप को इंटरलॉक ऐसे करें, इसकी डेफिनेशन यहीं से देखते हैं। हाँ, क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स को स्टैकिंग ऑफ 2 लेयर्स ऑफ graphene in a hexagonal manner with boron nitride resulting in Moyar patterns। नहीं समझ आया, मुझे भी नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। सो सबसे पहले तो समझो यार ये कि मेरे पास एक पेज है, पेज है, ये मेरे पास पेज है, इसकी थिकनेस कितनी है? बहुत कम, पर ये भी बहुत ज्यादा है ना, यूल से ये ज्यादा है। खुदा का खौफ कर भाई, पर खुदा का खौफ नहीं। अब मैं इसको बीच में से इसकी थिकनेस से काट दूं, और काट दूं, और काट दूं, उतने तक काटता रहूं जब ये 1 एटम थिक रह जाए। अभी तो बहुत सारे एटम है इसकी थिकनेस में, दिख नहीं रहा है, तो बहुत सारे एटम है इसकी थिकनेस में, पर इतना पतला कर दूं कि सिर्फ 1 एटम थिक रह जाए। जब हम कार्बन को उतना पतला कर देते हैं तो वो एक शीट ऑफ कार्बन बन जाती है, 1 एटम थिक, है ना। 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन बन जाती है, बिल्कुल पतला हो गया पेज, लगा लो कार्बन का था, बिल्कुल पतला हो गया। अब इस 1 एटम थिक शीट को क्या बोलते हैं हम? ग्रेफीन। अब आप पूछोगे सर, सुबह खरबूजा काटा था वो खाया था, तरबूज काटा था वो खाया था, बंदा काटा था वो दुश्मन था, इसको क्यों काटा, क्या करना था, क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों काट रहे हो मेरी कागज को, क्यों ग्रेफीन बना रहे हो? बिकॉज इस लेवल पे 1 एटम थिक कौन सी चीजें आ जाती हैं? लेसर देन एटॉमिक वैल्यू, लेसर देन एटॉमिक साइंस, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। अब इसमें प्रॉपर्टीज ही बदल जाती है। अब आप ये मान लो कि आपका जो कागज था कार्बन का बना था, वीक सा मटेरियल है कागज जैसे ही, मुड़ता बुड़ता रहता है, तोड़ दो टूट जाता है, बट मैं इसे काटता गया काटता गया काटता गया, अब ये हल्का तो बहुत हो गया, बट इतना स्ट्रांग हो गया कि स्टील भी मारो तो स्टील टूट जाता है, ये नहीं टूटता, इतना स्ट्रांग हो गया। कंडक्टर बन गया कॉपर तार से भी बढ़िया, तार भी इसकी लगा लो, स्टील भी इससे तोड़ लो। अगर आपको हल्का मटेरियल चाहिए जो उड़ाना है एयरप्लेन में, तब भी ये लगा लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से ज्यादा, वेट बिल्कुल भी नहीं। सो इन मटेरियल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं एट क्वांटम लेवल्स। सो ये इंटर क्रिस्टल्स में भी हमने यही किया है, ग्राफीन और बोरॉन के क्रिस्टल को स्टैक करके शेप बना दी, जिसे हम मोयार शेप बोलते हैं, कोई बात नहीं भूल जाए। बट उससे हुआ क्या? फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और ये सुपर कंडक्टर भी बन गया, ये एफिशिएंट होल्डर भी बन, मतलब सारी अच्छी बातें हो गई। स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, ये कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, सब अच्छा है। कैसे हुआ? हमने 2 लेयर्स ऑफ ग्राफीन ली, 2 चम्मच ग्राफीन और 1 चम्मच बोरॉन नाइट्राइड, इनको मिला दिया, कैसी शेप बना दी इनकी? मोयार पैटर्न। बस क्या लिया हमने? 2 चम्मच ग्राफीन और 1 चम्मच बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, और इनको मिला के कौन सी शेप बना दी? मोयार पैटर्न। ना याद रहे तो अगर आपने 2 चम्मच ग्राफीन और 1 चम्मच बोरॉन नाइट्राइड लिया तो मोर हो गया ना, इसलिए मोयर पैटर्न। बस। और बन क्या गया? ट्विस्टेड ग्राफीन बन गया, पॉजी क्रिस्टल बन गया, और इनकी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हो गई, मतलब इनके सुपर कंडक्टिविटी आ गई, स्ट्रक्चरल वेरिएशन आ गई, सब अच्छी बातें कहाँ है? इनमें, है ना। सो क्या लिया था हमने, दोबारा से बताओ क्विकली? 2 चम्मच ग्राफीन, 1 चम्मच बोरॉन नाइट्राइड, इसको क्या बना दिया? कौन सा पैटर्न? मोयार पैटर्न। हम मोयार को मोयरे भी बोलते हैं, तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि हमें तो सिर्फ चम्मच लेके खाना बनाना आता है, पढ़ाने तो वैसे आ गए, है ना, कि कुछ तो करना है, खाना खरीदना भी तो है। अब देखो ये प्लीज नोट इट डाउन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, एक होता है बुकर प्राइज,
बुकर प्राइज मिलता है उन बुक्स को जो इंग्लिश में लिखी गई थी, जो इंग्लिश में लिखी गई, अंग्रेजों का प्राइज है जो इंग्लिश में लिखी गई थी ओरिजिनली और इंग्लैंड में ही पब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन्हें मिलता है उन बुक्स को जो किसी और लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश में लिखी गई एंड ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में। इंग्लिश की लिखी हुई किताब को नहीं मिलता, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सो बुकर प्राइज किसको है, जो इंग्लिश में पब्लिश हुई किताब ओरिजिनल और इंग्लैंड में पब्लिश होगी। ये किसे मिल रहा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो किसी और लैंग्वेज में थी बट ट्रांसलेटेड। और ये प्राइज में भी दोनों में आधा आधा बांट दिया जाता है, जिसने लिखी थी उसको आधा, जिसने ट्रांसलेट करी आधा उसको। मैं सोच रहा हूँ कल से 2-4 किताबें ट्रांसलेट कर देते हैं, है ना, कम से कम प्राइज ही मिल जाएगा। तो अब ये बानो मुश्तक मैडम को मिला है हार्ट लैम्प। इन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी लैंग्वेज में था, कन्नड़। सो बानो मुश्तक जी हैं ऑथर, कन्नड़ लैंग्वेज में हार्ट लैम्प किताब लिखी थी, कन्नड़ लैंग्वेज में हार्ट लैम्प किताब लिखी थी, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई और फिर इन्हें बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज पहली बार किसी कन्नड़ के ऑथर को मिला है। कौन होगा कन्नड़ के ऑथर, फर्स्ट टाइम जिन्हें मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बानो मुश्ताक। बानो ने बात बना दी, बानो मुश्ताक, है ना। हार्ट लैम्प कहानी किसके बारे में है, ये कहानी है मुस्लिम वुमेन क्या क्या शॉर्ट स्टोरीज हैं, मुस्लिम वुमेन साउथ इंडिया में क्या क्या ट्रबल्स फेस करती हैं। साउथ इंडिया की सोसाइटी वैसी अलग है, अगर आप लोग गए हैं हिस्टोरिकली भी आपने पढ़ा होगा, साउथ इंडिया की सोसाइटी अलग है। तो इन्होंने स्मॉल स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज में कंपाइल किया है कि साउथ इंडिया में मुस्लिम वुमेन को क्या क्या फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस। अब बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवॉर्डेड एनुअली, सेलिब्रेट्स द बेस्ट वर्क्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ फिक्शन, फिक्शन की बात है, फैक्ट और फैक्चुअल वाली बात नहीं है, फिक्शन और करेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। जरूरी नोट करने वाली बात, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। सवाल आ रहे हैं अवार्ड्स पे इसलिए डिटेल करा रहा हूँ, कभी नहीं कराता था, है ना। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड, ट्रांसलेट होनी चाहिए। फाउंडेड इन 2005 एज बायनियल अवार्ड। बायनियल क्या होता है, 2 साल में एक बार। बाय एनुअल और एनुअल को कंफ्यूज नहीं करिए, बाय एनुअल इज 1 साल में 2 बार, बाय एनुअल इज 2 साल में 1 बार, right? Recognizing an author's contribution to world of literature. At the time, there was no requirement that book be published in language other than English. तब इंग्लिश में ही होनी चाहिए थी, बट रूल्स 2015 में चेंज हुए एंड इट इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर वर्क ऑफ फिक्शन दैट इज ओरिजिनली रिटन इन अनदर लैंग्वेज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अनदर लैंग्वेज में जो हुई थी उसके बाद ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, उसे ही मिलेगा। एनी नेशनैलिटी इज एलिजिबल, कोई भी नेशनैलिटी दूसरी लैंग्वेज में लिखना, है ना, एज लॉन्ग एज द वर्क इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उन्हें समझ आएगा तभी तो देखेंगे क्या लिखा है, कन्नड़ थोड़ी आती है अंग्रेजों को। पर हमें क्यों चाहिए, पैसा बहुत है, सबको क्या चाहिए, अरे पैसा दे दो, पैसा दे दो। इंडिया में तो तब भी चाहिए, काम करना नहीं, पैसा दे दो, है ना। सो 50,000 पाउंड बहुत पैसा है, और ये आधा आधा डिवाइड होगा ऑथर एंड ट्रांसलेटर के बीच में, राइट। अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी कर लो या ट्रांसलेट, मिल जाएंगे पैसे, राइट। सो इन एडिशन शॉर्टलिस्टेड ऑथर्स एंड ट्रांसलेटर्स ईच रिसीव 2500 एज वेल, राइट। इनको और पैसे भी मिलते हैं 2500 पाउंड्स। चलो पैसे नहीं याद करने, बुकर प्राइज फाउंडेशन से एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। बुकर प्राइज फाउंडेशन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानो मुश्तक को मिला है, ट्रांसलेट करने वाले दीपा भस्त्री थे, दीपा जी ने बानो के मुश्तक में और मुस्कान ला दी। 50,000 पाउंड, 25,000 इनके, 25 इनके। विनिंग बुक इज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, किस लिए, कन्नड़ राइटिंग। क्या है जी, स्ट्रगल्स फेस्ड बाय मुस्लिम वुमेन इन सदर्न इंडिया, राइट जी। देन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च, इस पे क्या हुआ जी, खबर कोई खास नहीं है, बट सवाल आ जाता है। सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड।
हाँ जी, ऑडिबल विजिबल? हेलो, Yes. थैंक यू। सो वो कुछ खास खबर नहीं है, बट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में पता क्या होना चाहिए? 1998 में एस्टेब्लिश हुआ। ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। पोलर रिसर्च में मतलब अपने आर्कटिक एंटार्क्टिक में जो जो रिसर्च सेंटर्स हैं उसमें हेल्प करता है नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक रिसर्च, जिसे पहले बोलते थे, अब पोलर कर दिया। कहाँ पे लोकेटेड है घूम के दिखाएंगे, वो आ जाएंगे, है ना, सर्दियों में जाएंगे। खैर, नोडल एजेंसी कौन सी है फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पोलर एक्सपीडिशंस? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसमें ऑल्सो वर्क्स ऑन ईईजेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। मेंटेन द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। इसमें देखने वाली बात अभी आएगी। पोलर भवन बना है, लार्जेस्ट पोलर कैंपस, 55 करोड़ का, स्टेट ऑफ आर्ट, ब्ला 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 ब्ला। बट इंडिया फर्स्ट पोलर एंड ओशन म्यूजियम भी यही बनेगा, पोलर भवन, राइट? ये भी ध्यान रखने वाली बात। देन सागर भवन भी है, यहाँ सिर्फ 13 करोड़ लगे हैं तो जरूरी नहीं है। बट ठंड में जाने का शौक हो तो -30 डिग्री आइस कोर लेबोरेटरीज हैं यहाँ पे, -30 डिग्री। हमारे आसपास भी कहीं आइस पार्क है, बट आई हैव नेवर विजिटेड, जावली में शायद। सो 4 डिग्री प्लस की भी है, -30 डिग्री की भी है। अब ये चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, स्टैटिक नॉलेज है। एनसीपीआर मेंटेन्स इंडिया रिसर्च प्रेजेंट एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका कहाँ है, साउथ में कि नॉर्थ में? हाँ, छोटा नाम साउथ में, नहीं, बड़ा नाम साउथ में, छोटा नाम आर्कटिक। बड़ा है, छोटा नाम है, कम स्पेलिंग है। मैं ऐसे याद रखता था बचपन में। ये बड़ा था, मैं डूब गया बेचारे, वजन ज्यादा था, राइट? बाकी चलो अब तो याद ही है, कॉमन सेंस। सो एंटार्क्टिका में हमारे कौन से स्टेशन हैं, ये ध्यान रखने वाली बात। मैत्री एंड भारती, मैत्री एंड भारती। आर्कटिक नॉर्थ में कौन से? हिमाद्री एंड हिमालयस में हिमांश। ध्यान रखने वाली बातें ये होती हैं, स्टैटिक नॉलेज वाली बात। और इंडिया ने आर्कटिक पॉलिसी और एंटार्कटिक एक्ट भी लेकर आए हैं, राइट? एक और बात, इंडिया आर्कटिक काउंसिल, ग्लोबल बॉडी आर्कटिक काउंसिल, उसका मेंबर नहीं है। एंटार्कटिक बॉडी का मेंबर है, आर्कटिक काउंसिल का नहीं। ध्यान रखना इस चीज को, राइट जी? देन चरक एंड सुश्रुत, वेरी वेरी, मेरे को मेरे फेवरेट बंदे अगर हिस्ट्री में, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं चरक जी एंड सुश्रुता जी। चरक जी की प्लीज ध्यान रखना, ये गलत मत करके आना कभी जिंदगी। मेरे फेवरेट आदमी है, ही इज द फर्स्ट डॉक्टर मेडिसिन वाले भाई साहब। पहले जो मेडिसिन वाले आदमी थे, जो गले गुले ठीक करते थे, दवाई दुई देते थे, डॉक्टर साइंटिफिक लाइंस पे थे। सो हिंदुस्तान में, लगभग दुनिया में, मेडिसिन का माई बाप कौन है? चरक। इनकी किताब चरक संहिता है। सर्जरी का सुश्रुत। बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है हिस्ट्री। सर्जरी का बिगिनर कौन है? सुश्रुत। इनकी किताब कौन सी है? सुश्रुत संहिता। इन्होंने उस जमाने में, जब कैमरे वैमरे या टेक्निक से एक्सरे उक्सरे कुछ नहीं होता था, अभी तो वो सर भी नहीं पैदा हुए थे जो अभी तक पीपीटी में नहीं पढ़ा रहे, उस जमाने की बात है। उस जमाने में भी इन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी कर दी थी। ये क्वेश्चन घुमा के आया था कि कौन सी सर्जरी हो गई थी या कैटरेक्ट कब हुई थी। उस जमाने में कैटरेक्ट सर्जरी करती थी। कैटरेक्ट बेसिकली क्या होता है, आपके लेंस पे धुंधला हो जाता है, वो लेंस निकाल के चेंज कर देते हैं। उस जमाने में लेंस और नहीं होता था, नहीं था, लेंस निकाल ही देते थे, साफ दिखता था, उतना साफ नहीं भी दिखता था, है ना? सो सर्जरी वाले सुश्रुत साहब, मेडिसिन वाले चरक साहब। और इसके साथ एक दो पॉइंट नोट करने वाले, वाइस प्रेसिडेंट ने गैदरिंग में इनको अपना स्टैचू वैचू अनवेल करा है, कोई बात नहीं। सो चरक, ध्यान रखने वाले पॉइंट्स, आई एम इनसर्कलिंग देम। चरक साहब कोर्ट फिजिशियन किसके ड्यूरिंग थे? कुषाण पीरियड। पीरियड पूछा जाता है, ध्यान रखना, कुषाण पीरियड। इंडो ग्रीक्स वाले याद है, वही वाली बात, कुषाण पीरियड। फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? चरक। आज घर जाके सबसे पूछना, याद रहेगा। ही रिवाइज द एंशिएंट अग्निवेश संहिता इनटू व्हाट बिकेम चरक संहिता। इस बार हिस्ट्री आसान आ गया, बट ये सवाल मैं आपको दिखा दूंगा। चरक संहिता कवर्स टॉपिक सच एज फिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ये वाला बृहत्तराई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रेट ट्रिलॉजी ऑफ आयुर्वेदा अलोंगसाइड द
सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय। सो ग्रेट ट्रायोलॉजी क्या है? ग्रेट ट्रायोलॉजी तीन चीजें कौन सी है इसमें? चरक वाली संहिता, सॉरी सुश्रुत संहिता, दिस आयुर्वेदा वाली एंड अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता और चरक वाला आयुर्वेदा वाला संहिता, राइट? ये ग्रेट ट्रायोलॉजी है। इसे भारत त्रयी भी बोलते हैं। इतने हिंदी मुझे नहीं आती, बट त्रयी से तो समझ आ रहा है ना, तीन होगा। सो ग्रेट ट्रायोलॉजी ध्यान रखने वाली बात। देन चरक संहिता वाज लेटर एक्सपेंडेड बाय दर्दा भाला, ठीक है, कर दिया होगा, एनसाइक्लोपीडिया बना दिया होगा। मेडिसिन पे हाईलाइट कर रहा है, प्रिवेंटिव केयर पे भी बात कर रहा है, ध्यान रखना प्लीज। देन सुश्रुत 7th सेंचुरी बीसी। सुश्रुत साहब 7th सेंचुरी बीसी में थे, फादर ऑफ सर्जरी है, वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड सर्जन है। 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करी है। नाक भी ठीक कर दिया भैया, राइनोप्लास्टी, नेजल रिकंस्ट्रक्शन, जो मैंने नहीं कराई, मेरी नेजल बोन टूटी हुई है, वो भाई साहब ने तब कर दिया था। राइनोप्लास्टी, कैटरैक्ट सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग अभी भी मुश्किल है, उन्होंने तब कर दी। सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन, मतलब तब भी डिलीवरी सी सेक्शन से भी हो रही थी। ध्यान रखना, सवाल आ जाता होता है। हाइजीन वाइजीन की भी बात करते हैं। देन पीएम ई ड्राइव स्कीम, यार स्कीम्स पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा पूछ रहे हैं, तो ई ड्राइव स्कीम में 2-3 बातें नोट करने वाली। गाड़ियों पे सब्सिडी नहीं मिलेगी, 4 व्हीलर पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? गाड़ी चला रहे हो यार, इतने पैसे तुम्हारे पास, फिर भी मांग रहे हो सब्सिडी। तो उन्होंने बोला ई व्हीकल अपने आप चल पड़ेंगे, बिकॉज अब वो सस्ते पड़ रहे हैं पेट्रोल के कंपैरिजन में, तो लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो बट 3 व्हीलर 2 व्हीलर और बस, 3 व्हीलर 2 व्हीलर और बस, इलेक्ट्रिक बसेस पे, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और उस पे मिलेगी सब्सिडी। गाड़ी वालों को कैसे फायदा होगा फिर स्कीम से? चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे सारी जगह, चार्जिंग स्टेशन पे सब्सिडी मिलेगी। पर कार खरीदने पे अब पीएम ई ड्राइव स्कीम में सब्सिडी नहीं मिलेगी। 2-3 चीजें नोट करने वाली। 2000 करोड़ एलोकेट करा गया, ओके, बट पीएम ई ड्राइव है क्या? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, है ना, कि ई व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। फुल फॉर्म नहीं कोई पूछता, स्टेट वाला पूछ लो, बट यूपीएससी को नहीं पूछता, है ना। सो डिमांड इंसेंटिव, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एनहांस करेंगे। इट एम्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कार्बन एमिशंस, कि फॉसिल फ्यूल कम यूज हो। कब तक चलेगी योजना? 2024 से 26 तक। 2024 से 26 तक। आउटले कितना है? 10,900 करोड़। देख पा रहे हो पीछे? 25,000 करोड़, 10,000 करोड़, 4 लाख करोड़ किसी का नहीं, माइंड में रखना, है ना। प्रमोट एडॉप्शन ऑफ ईवीज, किसमें मिलेंगे जी? सपोर्ट किसमें मिलेगी? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई बसेस, ई एम्बुलेंसेज, ई ट्रक्स। गाड़ी वालों का नहीं देना, मैं पेट्रोल ही चलाऊंगा, फिर कर दो क्या करते हो, है ना। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसेस, एम्बुलेंसेज, ट्रक्स, गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है। एंड डिप्लॉय रोबस्ट ईवी चार्जिंग ग्रिड। क्या गाड़ी बेनिफिट नहीं होगी? होगी। चार्जिंग ही तो प्रॉब्लम है, कि आप चार्जिंग रात को भूल के सुबह ऑफिस जाना, बैठे हो घर पे, पेट्रोल तो डलवा लेते थे, चार्जिंग में 4 घंटे चार्ज हुई, है ना। सो देन टू प्रोवाइड डायरेक्ट डिमांड इंसेंटिव थ्रू आधार ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर्स एज वेल। बीएचईएल इसका नोडल एजेंसी है। ये चार्जिंग स्टेशन पे, पेमेंट सिस्टम्स पे सारा बीएचईएल करवाएगा। देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ जी, एनिमल हेल्थ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए सवाल ले आया मैं, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। और एक जरूरी बात भी है, इन्होंने ये देखा है, याद नहीं करना हमने, बट इन्होंने ये देखा है कि यार बहुत सारी एनिमल वाली बीमारियां ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच रही हैं जहां पे वो पहले थी नहीं। डेंगू वगैरह मिडिल लैटिट्यूड्स में था नहीं, बिकॉज मच्छर नहीं होते थे। और ये जो मज्जों की बीमारी है, सॉरी मज्जे हिंदी में बोलते, गाय भैंस की बीमारी है, गाय भैंस की बीमारी, वायरस वाली, बैक्टीरिया वाली, यूएसएन उधर थी नहीं। बट अब ट्रेड बढ़ गया, कनेक्टिविटी बढ़ गई, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया, तो वो बीमारियां बियॉन्ड ट्रेडिशनल वेज जा रही हैं। और बहुत सारी बीमारियां इनमें से जूनोटिक है। जूनोटिक का क्या मतलब? जानवर से इंसान को हो सकती है। सो इसलिए वन हेल्थ का कंसेप्ट भी दिया था डब्ल्यूएचओ ने, कि आपकी इंसान की हेल्थ सिर्फ इंसान की नहीं है, इंसान को हेल्दी रखने के लिए जानवर और वातावरण, इन्वायरमेंट,
सो हेल्थ ऑफ द प्लेनेट, हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, हेल्थ ऑफ ह्यूमन इज इंटरलिंक्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप एक ही जगह, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जैसे डिस्पेंसरी है उसमें सिर्फ इंसान का इलाज हो रहा है, जो इंसान वाला डॉक्टर है उसे सिर्फ इंसान का पता है, डंगर का पता ही नहीं, डंगर का डॉक्टर अलग है, उस पर मूवी बनती है पंजाबी में, डंगर डॉक्टर। बट दे आर नाउ कंबाइंड, इनकी बीमारियां इन्हें हो रही है, उनकी बीमारियां उन्हें हो रही है, उन बेचारों की से नहीं है कितनी इंसान की बीमारियां उन्हें हो रही है। सो हेंस देयर शुड बी होलिस्टिक कंसेप्ट। तो इस पे जो नई खबर आई है दैट अबाउट 47% ऑफ और हाफ ऑफ द स्पीशीज में ये बीमारियां रीजन एंड स्पीशीज में जा रही हैं जहां पहले नहीं थी। सो बीमारियां जानवरों की बहुत फैलती जा रही हैं। क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, रिलीज बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, स्टेट ऑफ वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, राइट? एंड दे टेक अप अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, ब्ला ब्ला, याद करने वाली बात नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड कर रही है ना, जहां नहीं थी अबाउट 47% ऑफ दी स्पीशीज एंड रीजन में फैल चुकी हैं। बर्ड फ्लू ने बहुत सारी जानें ली हैं। इन दिस इज पैथोजेनिसिटी बहुत ज्यादा थी, अभी पीछे भी आया था बर्ड फ्लू, चिकन खाना बंद करना पड़ता था, वेजिटेरियन से चलो मौज करो, बट जो खाते हैं, राइट? देन ये गंदा सा नाम पेस्टिस, पेस्टिस रूमिनेंट्स, ये रूमिनेंट्स को हो रही थी, ये भी सारी जगह फैल गई। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? तो चबाते रहते हैं, जैसे कि गाय एक बार चबाती है फिर वापस ले आती है, बिकॉज वो रूमिनेंट्स होते हैं, यहाँ पे उनके स्टोर होता है, वापस आ जाता है, बैक्टीरिया काम करते हैं, करेंगे साइंस में, है ना? तो सारी जगह बीमारियां फैल रही है। ब्लू टंग डिजीज भी फैली है, इसको ध्यान रखना प्लीज। ब्लू टंग डिजीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ब्लू टंग डिजीज है वायरस, इंसेक्ट बॉर्न वायरस डिजीज, इंसेक्ट कैरियर है और ब्लू टंग हो जाती है, राइट? मैक्सिको में मिला है न्यू वर्ल्ड स्क्रीवॉर्म पैरासिटिक फ्लाई, कोई बात नहीं। सो लिस्ट करा इन्होंने, अमंग हाफ ऑफ दीज WHO लिस्टेड डिजीजेस बिटवीन 2005 to 2023 वर कंसिडर्ड जूनोटिक या ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें वन हेल्थ कंसेप्ट को लेके आना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक्स हमारे देशों में जानवरों को धड़ल्ले से देते हैं, है ना? पता है एंटीबायोटिक्स मुर्गियों को जान के देते हैं कि घबरा के अंडे देंगी ज्यादा, मज्जों को जो इंसान वाली एंटीबायोटिक केमिस्ट से मिलती है वही दे देते हैं। डंगर डॉक्टर है महंगा, खुद भी सिप्रो खा लेते हैं, उसको भी खिला देते हैं, बट वो बड़ा है यार, उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। अनपढ़ता हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है, और वो बीमारी है हम दुनिया में चला रहे, खुद हम ट्रक लेके बैठे हैं बॉर्डर, बैठे रहो। एनीहाउ, सो एंटीबायोटिक्स फेल, 5% कम हुई है एंटीबायोटिक की यूजेज और उसकी रेजिस्टेंस, बट वी हैव टू engage the one health concept and take care of our animals. One health concept ध्यान रखना है और अपने एनिमल्स का और ज्यादा ध्यान रखना है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्या है? इसको पहले बोलते थे ऑफिस इंटरनेशनल डे से, क्या नाम था, पढ़ा भी नहीं ना जा रहा। तो हेंस इन्होंने कहा कि ये 1924 में तो बनी थी, बट 2022 में इसको रीनेम करा गया। ये ग्लोबल बॉडी है, सारे नाम तो पढ़ पाए, ये क्या डेस जो ब्ला 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 ब्ला, इंटर गवर्नमेंटल है, जानवरों की हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करती है। पहले से ये बोलते थे, अब इसे वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, राइट? लिथियम पे आ जाओ जी। कनेक्शन कटा था पहले कि चल रहा है सही? चलो लिथियम पे आ जाते हैं। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट नहीं, सॉरी, लेट्स से लोएस्ट डेंसिटी वाला मेटल, लोएस्ट डेंसिटी वाला मेटल है, तो हेंस हैवी मेटल तो हो नहीं सकता। क्रिटिकल मिनरल है। क्यों क्रिटिकल मिनरल है? बिकॉज ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स में काम आते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन बैटरी हो, हर जगह लिथियम काम आता है। ईवी में भी लिथियम आयन बैटरी चाहिए, हेंस हर जगह बहुत जरूरी है। इंडिया के पास इतना लिथियम है नहीं। सो क्वेश्चन देखते हैं, हमने ये देखा है कि लिथियम रिच ब्राइन्स, लिथियम ट्रायंगल है, कौन सी कंट्रीज है उसमें लिथियम ट्रायंगल? अर्जेंटीना, बोलिविया, चाइल। चाइल, हाँ चाइल, चिली, सॉरी, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, सॉरी अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना,
कैब या एबीसी, दिस इज लिथियम ट्रायंगल। इन 3 देशों में सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है, पाया जाता है। क्या अड़ गए? अड़े नहीं। आई वॉन्ट टू एम्फसाइज lithium raw material or lithium as a metal is available in these countries, but majority of the lithium is processed in China and Taiwan. चाइना ही मानो, यहाँ पे नेचुरली पाया जाता है, बट सबसे ज्यादा प्रोसेस कहाँ होता है? चाइना, राइट। सो लिथियम निकाला कैसे जाता है यार? इनकी किस्मत देखो, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं लिथियम को, सिल्वरी व्हाइट होता है। इनकी कोस्ट के पानी में ही ऐसा है। हमारे यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन सॉल्ट्स हैं, वहां पे ब्राइन वाटर में अगर उसे आप इवेपोरेट करोगे उसमें से लिथियम निकल आता है। पानी में सोना है भाई। हमारे पानी में क्या है? मिट्टी, इन्फेक्शन, है ना। और वो अब पंजाब में फ्लोरोसिस हो रहा है, उससे आर्सेनिक निकल रहा है। इनके पानी में क्या है? व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड क्या है जी? लिथियम, लाइट वेट है, सिल्वरी व्हाइट है, लोएस्ट डेंसिटी अमंग मेटल्स है। एंड ये इसलिए यूज होता है जी, एल्यूमिनियम के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ अलॉयज बनाता है। लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल लिथियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम इवेपोरेट करके ब्राइन माइनिंग इन सॉल्ट फ्लैट्स। हमारे यहाँ सिर्फ नमक निकलता है, वहां व्हाइट गोल्ड। सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ सेंट्रल एंडीज, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। दिस इज लिथियम ट्रायंगल। देन देयर इज लिथियम प्लेटो में भी है, हमारे भी शायद जम्मू कश्मीर में निकल आए। एनी हाउ, सो स्टडी फोकस्ड ऑन साला डी यूएमई इन बोलीविया। नाम नहीं याद रखना, कोई बात नहीं। वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम ब्राइन रिजर्व, लार्जेस्ट लिथियम ब्राइन रिजर्व एक अगर हो तो ये वाला, राइट। मेरे को नहीं याद रहता तो आई गिव अप, आप कर लो। सलार इज सारा, है ना। So it was found that unlike seawater, carbonate molecules dominate pH regulation. The pH of these brines is almost entirely controlled by boron. हमारे यूजुअल सी में क्या होता है? पीएच को डोमिनेट करने वाला सी इज एल्कलाइन, है ना, एसिडिक नहीं है। तो ज्यादातर किस वजह से? कार्बोनेट की वजह से। इधर कौन है? बोरॉन। बोरॉन 2 जगह पढ़ लिया हमने। कहाँ पढ़ा था? 1 चम्मच बोरॉन इंटर क्रिस्टल में, फिर बोरॉन आ गया। बोरॉन क्रिस्टल में लगाया तो अच्छी बात, बोरॉन यहाँ पे डाल दिया तो क्या है? पानी में। बोरॉन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड, बोरेट्स, वाज फाउंड टू डिटरमाइन पीएच एंड अल्कलिनिटी ऑफ नेचुरल ब्राइन्स ड्यूरिंग ब्राइन इवेपोरेशन। वो उसके पीएच को इफेक्ट कर रहा है बोरॉन। जब उसे इवेपोरेट कर रहे हो, ब्राइन को इवेपोरेट कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोरॉन इंक्रीजेस, पानी चला गया, वो इंक्रीज हो गई, है ना। बोरिक एसिड ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस। एसिड टूटेगा तो हाइड्रोजन आएंगे, है ना। This lowers the pH and makes the brine highly acidic. हाइड्रोजन आयन आ गई, पीएच नीचे हो गई, हाईली एसिडिक हो गई। एंड इस वजह से फिर वहां पे लिथियम प्रोड्यूस हो जाता है और पानी में से सोना निकाल लेते हैं। जैसे हमने कोशिश करी कि क्लास में से सोना निकाल लें और अच्छे अच्छे सवाल कर लें। नाउ यू आर सपोज्ड टू जस्ट राइट द मेंस आंसर वी डिस्कस्ड। प्लीज डू राइट इट, वी विल सक्सीड। लास्ट टाइम आप प्लीज, अगर आप पहली बार देख रहे हो ना, तो लास्ट टाइम के सारे वीडियोस में देखना, पेपर में कहाँ से सवाल आए। क्लेम नहीं, आपकी हेल्प हो जाएगी। आंसर देख लो, ये टोटली फ्री इनिशिएटिव है। हर सैटरडे को आता है क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन आप जब भी लगा सकते हो। दिस इज टोटली फ्री फॉर एवरीबडी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यू हम करते हैं। सो इसको फॉरगेट नहीं करना, है ना। मेंस वालों के लिए अलग सेक्शन था, प्रीलिम वालों के लिए अलग सेक्शन था, एमसीक्यू अलग, आंसर राइटिंग अलग, बट यू हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली, राइट जी। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम्स आप मेरे को बता सकते हैं। कोई भी इशू हो, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।